दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाफ रहा होता है, उसे थकान हो रही होती है, वो जंगल के रास्ते में होता है, वो अपने साथ एक खाने का ठेला भी खींच रहा होता है। अब वहां से चलते चलते उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो अभी जहाँ पे है यानी कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। तभी वो एक जगह पे रुकता है और उसे फाइनली आगे एक शहर दिखाई देता है जिसमें एक ऊंचा सा महल भी होता है। वो इस बात से काफी खुश होता है कि आखिरकार उसे लोग यानी कि चहल पहल मार्केट या फिर सिटी कह लो, ऐसी कोई चीज उसे मिल ही गई है। आखिर उस बंदे के साथ ये सब हुआ कैसे? तो चलो इस कहानी को हम लोग शुरू से समझते हैं। हमारी इस कहानी का जो हीरो है इसका नाम है रियो। रियो बिल्कुल भाई आम जापानी जो बंदा होता है, सैलरी मैन जो होता है वो होता है। अभी अभी वो अपना काम खत्म करके बाहर निकला है और शहर की इस भीड़ भाड़ वाली सड़कों के सामने वो खड़ा है, इसी बात को सोच रहा होता है कि आज वो खाए तो खाए क्या। तभी उसे रिमाइंड होता है कि कल जो उसने करी खाई थी वो अभी भी उसे काफी लुभा रही है। अभी भी बंदे का मन कर रहा है कि वो कड़ी खाए, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जो बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। हाँ, एक लकड़ी का खाने का ठेला। रियो ने इस ठेले को पहली बार देखा था और ये ठेला काफी अजीब यानी कि अलग तरीके का ठेला था। वो आगे बढ़ता है और उस ठेले के जो पर्दे होते हैं उनको हटाता है और देखता है कि अंदर भाई कोई नहीं है। उसे इस बात पे थोड़ा शक होता है कि भाई ये बड़ी अजीब बात है कि अंदर कोई नहीं है। उसे इस बात ये भी लगा कि जो मालिक है इस ठेले का शायद कहीं काम कर रहा होगा, कुछ जैसे सामान वगैरह लेने के लिए गया होगा, क्योंकि ठेले वाले अक्सर जो सामान होता है वो बहुत कम रखते हैं अपने पास, तो यहीं गया होगा आजू बाजू। थोड़ा देर वेट करता है और फिर वो ऐसे अपने मन बनाता है कि चलो यार मुझे भूख लगी है, कोई और ही दुकान देखनी पड़ेगी। पर जैसे ही अब हमारा एमसी वापस मेन रोड की तरफ मुड़कर देखता है, वो जो सड़क होती है यानी कि वो जगह होती है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, यानी कि गायब हो चुकी होती है और अब उसकी जगह पर एक घना जंगल उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भाई हैरानी वाला। यही क्या हुआ भाई मेरे साथ? एमसी इधर उधर घबरा कर देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो यहाँ आया तो आया कैसे और उसके साथ अभी अभी जो हुई है ये भसड़, आखिर ये भसड़ हुई तो हुई कैसे। तभी हमारे एमसी के सामने एक स्टेटस स्क्रीन आ जाती है और ये स्क्रीन वैसे ही होती है जैसी गेम्स में होती है। अब स्क्रीन में हमारे एमसी के सारे स्टैट्स दिख रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें देख के एमसी शॉक होता है। वो सोचता है कि अरे रुको जरा मुझे थोड़ा सोचने दो, इसका मतलब ये क्या सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो गया हूँ? अब हमारे एमसी के सामने एक असली और जरूरी सवाल है कि आखिर उसे ये जो स्किल दिख रही है वो आखिरकार है क्या। रियो एक तरफ फूड कार्ट की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये कोई ओवर पावर या फिर उसे बीजे यानी कि भाई खतरनाक बनाने वाली स्किल नहीं है। और जैसा कि इसके नाम से लग ही रहा है इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन इस ठेले से ही है, लेकिन उसे ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है, क्योंकि जब वो ठेले की तरफ देखता है तो ठेले में ना तो कोई टेबल है और ना ही कोई चूल्हा। अब ये अपनी सिचुएशन देख के थोड़ा समझता है अपने आप को कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हमारा एमसी फैसला करता है कि वो इस ठेले को ही अपने साथ हर जगह लेकर चलेगा। अब कहानी थोड़ी प्रेजेंट में आती है। हमारा जो हीरो है वो उस बड़े शहर के एंट्री गेट के सामने खड़ा होता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। अब वो इस दुनिया में अकेला नहीं है क्योंकि अब उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे इस सिटी में अंदर तो घुसना भी तो होगा। पर उसके दिमाग में ये भी डाउट चल रहा होता है कि ये बात पक्की नहीं है कि अगर वो इस लाइन में खड़ा भी हो जाएगा तो उसे ठीक से अंदर जाने दिया जाएगा भी या फिर नहीं। फिर भी हमारा एमसी लाइन में लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद में उसे उस गार्ड की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि अब फाइनली उसकी बारी आ गई है आगे बढ़ने की। गार्ड उसे घूरते हुए चेक करता है और सबसे पहले उसका नाम पूछता है। हमारा हीरो डरने की कोशिश नहीं करता और अपना नाम बता देता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो उसे समझ आ रही है। अब वापस चेकिंग पर आते हैं। अब रियो का नाम सुनकर गार्ड उससे पूछता है कि ओ भाई क्या तू किसी दूसरी कंट्री से आया है क्या कहीं? अब आराम में एमसी भी हाँ में जवाब दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपनी जो पास्ट लाइफ है या फिर अभी उसके साथ जो चल रहा है भाई वो अगर इसे बताएगा भी तो गार्ड समझ नहीं पाएगा। खैर
गार्ड जो होता है वो वांटेड लिस्ट चेक कर रहा होता है और देख रहा होता है कि कहीं रियो का चेहरा किसी भी क्रिमिनल से मैच तो नहीं कर रहा। आखिरकार वो ये अपना प्रोसीजर जो होता है वो फिनिश कर लेता है और वो उसे अंदर जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन गार्ड कहता है कि ठीक है बेटा, तू बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ओके है, पर तुझे अंदर जाने के लिए एंट्री फीस के तौर पर 4000 कोरोना देने होंगे। भाई रियो कंफ्यूज हो जाता है कोरोना सब सुन के, क्योंकि उसके भाई उसे आइडिया नहीं होता ये कोरोना आखिर कौन सी करेंसी है। अब इसे कंफ्यूज देखकर गार्ड पूछता है कि क्या उसे इस करेंसी के बारे में पता नहीं है। खैर अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो गार्ड कहता है कि उससे यानी कि 4000 कोरोना जो है उसके बराबर की कोई कीमती चीज वो गार्ड को दे सकता है और उसके बाद तू सिटी में जा सकता है। अब हमारे रियो के पास तो भाई पैसे वैसे तो है नहीं, उसे पता नहीं है, वो खुद अभी इस दुनिया में आया है और इतना भी नहीं है कि उसे करेंसी का पता चल जाए या तो उसकी करेंसी चेंज हो जाए। ठीक है, अभी खैर उसके पास कुछ नहीं होता। तो गार्ड उसके कोट की तरफ देखता है और आपको पता ही है कि कोट जो है वो उसने जापान से जब यहाँ पे ट्रांस माइग्रेट हुआ था तो उसी ड्रेस में होता है और इस दुनिया में कोट जैसी चीज काफी अजीब है, यानी कि काफी अलग है और उसका जो कोट होता है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिस पर हमारे गार्ड का दिल आ गया होता है। रियो तुरंत अपना कोट उतार कर गार्ड को दे देता है। गार्ड उसे लेकर चेक करता है और काफी सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसके बाद वो आखिरकार रियो को अंदर जाने देता है और उसका स्वागत करता है। वो कहता है कि सोलन सिटी किंगडम ऑफ आयरलैंड फर्स्ट ईयर टेरिटरी में तुम्हारा स्वागत है। अब शहर के अंदर आते ही रियो नोटिस करता है कि यहाँ का माहौल बिल्कुल मिडिव टाइप जैसा है, जिसमें इससे उसकी ये बात और पक्की हो जाती है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया या फिर अलग अलग ही भाई जगह पे आ चुका है। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसके कपड़े यहाँ के लोगों से काफी अलग होते हैं, जिससे वो आसानी से लोगों की नजर में आ सकता है। भले ही ये दूसरी दुनिया हो लेकिन बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं कर सकता वो। तो इसी वजह से वो सोचता है कि क्यों ना अपने कपड़े ही बेच दिए जाएं, और वो सच में ऐसा ही करता है। रियो अपने कपड़े एक आंटी को बेच देता है जो इतने बढ़िया कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। कपड़े की क्वालिटी इतनी शानदार होती है कि वो उसे खुशी खुशी खरीद लेती है, बल्कि ऊपर से थोड़ा बोनस भी दे देती है। भाई यहाँ के कपड़े यानी कि मशीन द्वारा बनाए गए कपड़े वहां पे मिडिल एज के लोगों के लिए तो भाई अलग ही अलग, समझ रहे हो ना गाइस। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे रियो के पास इतना पैसा आ जाता है यानी कि कपड़े बेच के कि वो वहां यहाँ के लोगों जैसे कपड़े खरीद सकता है, और इतना ही नहीं वो रात बिताने के लिए एक रूम भी खरीद सकता है। अब उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा होता है तो एक लंबी सांस छोड़ता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि पलक झपकते ही उसकी भाई दुनिया ही चेंज हो गई है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जो आ गया है। अब ये सोचकर उसे थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से शायद ही कभी भाई मिल ही नहीं पाएगा। अभी पक्की तौर पे तो नहीं है क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा उसके मन में ये सवाल आता है कि वो कभी अपनी असली दुनिया में वापस भी जा पाएगा या फिर नहीं। अब वो खुद को रोकता है और तय करता है, ये डिसाइड करता है कि वो ऐसी बातें सोचकर और दुखी नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में सोच के वो खुद को डिप्रेशन में डाल रहा है। रियो तभी उठता है और कसम खाता है कि वो इस दुनिया यानी कि इस नई दुनिया में आखिरी सांस तक जिएगा। और अब बात करते हैं, यहाँ से चेंज होता है, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। अब इसके पास फूड से रिलेटेड स्किल है, तो क्यों ना इस स्किल के बारे में जाना जाए। वो भाई सरवाइव करने के लिए यही जरूरी होगी। अब इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसके पास उसका फूड कार्ट है और उसकी स्किल है जो कि फूड से रिलेटेड होती है। रियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जोर से कहता है कि ओपन स्टेटस स्क्रीन। तुरंत उसके सामने स्क्रीन खुल जाती है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसमें यह भी बताया होता है कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है। अभी तक उसके पास 3 तरह के मैजिक के सामने आए हैं, क्रिएशन मैजिक, क्राफ्टिंग मैजिक और स्टोरेज मैजिक। इसका मतलब ये हुआ कि वो गेहूं और ब्रेड बना सकता है, क्योंकि यही उसकी इकलौती स्किल है। रियो फैसला करता है कि जो है उसी के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और क्रिएशन मैजिक ट्राई करता है। सबसे पहले पानी और गेहूं बनाने की वो कोशिश करता है। वो ध्यान लगाकर अपने दिमाग में उन चीजों की साफ इमेज बनाता है और देखते ही देखते अगले ही पल दोनों चीजें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। मतलब सच में जादू है भाई। ठीक है, तो क्रिएशन मैजिक चेक हो गया। अब बारी है क्राफ्टिंग मैजिक की। रियो फिर से अपनी आंखें बंद करता है और मन में सोचता है कि वो इसमें सफल हो जाएगा, और सच में हो भी जाता है। जैसे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने एक नरम फूली हुई ब्रेड
की लोफ रखी होती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि सच में हवा में से ब्रेड बना दी उसने। और सिर्फ बनाई ही नहीं है, बल्कि वो ब्रेड बिल्कुल ताजा बेक की हुई होती है, देखने में बेहद वो स्वादिष्ट लग रही होती है। लेकिन एक मिनट, इसका स्वाद कैसा होगा? अब ये सोचने के बाद ही वो एक वाइट ले रहा है, और सच में ब्रेड का स्वाद उतना ही शानदार है जितना कि वो दिख रही होती है। ऐसी क्वालिटी की ब्रेड तो जापान में भी काफी रेयर है भाई मिलना। अब जब वो अपनी 3 में से 2 स्किल्स को टेस्ट कर चुका है तो सिर्फ एक बची है, यानी कि स्टोरेज मैजिक। अपने स्टेटस स्क्रीन के हिसाब से वो इस स्केल से ब्रेड को अपने फूड कार्ट के अंदर स्टोर कर सकता है। इससे पूरा सिस्टम सच में असली जादू जैसा लगने लगता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इतनी स्वादिष्ट ब्रेड बनाने के बावजूद क्या रियो सच में सिर्फ इस स्किल के सहारे अपनी पूरी जिंदगी चला पाएगा? अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि रियो नीचे डाइनिंग एरिया में जाता है। यहाँ उसका स्वागत सराय की आंटी रोजा कर रही होती है। वो तुरंत उसे नाश्ते की एक प्लेट ऑफर करती है, जिसे रियो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। आज के नाश्ते में एक लोफ ब्रेड, एक सनी साइड अप अंडा, कुछ सॉसेज के टुकड़े और साथ में थोड़ा सलाद होता है। रियो सॉसेज का एक वाइट ले लेता है और उसे काफी टेस्टी लगता है वो, जिससे आंटी रोजा भी खुश हो जाती है। अब बारी आती है ब्रेड। रियो उस अनजानी ब्रेड का एक टुकड़ा खाता है, क्योंकि उसने जापान में इस तरह की ब्रेड पहले कभी नहीं देखी। वो सोचने लगता है कि क्या यही इस दुनिया की आम ब्रेड हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, आंटी रोजा उससे हल्की फुल्की बात शुरू कर देती है। वो पूछती है कि वो क्या काम करता है। यहीं पर असली बात आती है। रियो के पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो ईमानदारी से बता देता है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहा है। फिर वो पूछता है कि उससे इसके लिए कहाँ जाना चाहिए। आंटी रोजा उसे सलाह देती है कि अगर वो व्यापार करना चाहता है तो उसे मर्चेंट गिल्ड जाना चाहिए। अब इतना सुनकर रियो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करता है और सीधा मर्चेंट गिल्ड की तरफ भाग पड़ता है, जबकि पीछे से आंटी रोजा उसे हौसला देती है, इनकरेज करती है कि जो होगा भाई सही होगा। बाहर आते ही रियो को याद आता है कि उसके पास में ही एक बेकरी भी है, तो वो सोचता है कि क्यों ना वहां जाके देखा जाए कि इस दुनिया में किस तरह की ब्रेड मिलती है। वो जल्दी ही उसे वही यानी कि वैसी ही ब्रेड दिख जाती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही खाई थी। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि यही इस दुनिया की ये जो ब्रेड दिख रही है उसे, वो ही इस दुनिया की स्टैंडर्ड ब्रेड है। और एक और दिलचस्प बात, इस दुनिया में जो टोस्ट ब्रेड होता है वैसा कुछ लगता ही नहीं है। अब यही सोचते सोचते रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर इस दुनिया में टोस्ट ब्रेड को पॉपुलर बना दिया जाए तो ये एक काफ़ी फायदे वाला बिजनेस बन सकता है। अब थोड़ी ही देर में वो मर्चेंट गिल्ड पहुंच जाता है, जहां उसका स्वागत नताशा नाम की एक लेडी करती है। वो उससे पूछती है कि वो आज किस काम से आया है यहाँ पे। रियो से बताता है कि वो एक ठेले से ब्रेड बेचने का जो काम है वो शुरू करने वाला है और ऐसा चाहता है, यानी कि ब्रेड बेचने का काम वो शुरू करना चाहता है। नताशा इस बात को सुन के जवाब देती है कि ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और क्योंकि इस ठेले से सामान बेचेगा, इसलिए उसे सबसे निचले रैंक यानी कि 5th क्लास मर्चेंट में रजिस्टर किया जाएगा। अब देखो, ठेला अलग चीज़ है, अगर वो रेस्टोरेंट या फिर होटल वगैरह खोलता तो उसे उस हिसाब से रैंक सिस्टम वाला, समझ रहे हो ना, वो मिलता। अभी इसे सबसे निचले रैंक वाला मिला है क्योंकि इसके पास ठेला है। इसके बाद नताशा बताती है कि रजिस्ट्रेशन फीस और सालाना मेंबरशिप फीस मिलाकर कुल 80,000 करोना देने होंगे। अब इतनी बड़ी रकम सुन के रियो थोड़ा चौंक सा जाता है। चौंकेगा क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट है उसके लिए। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप पैसे दे देता है। अब जैसे ही पेमेंट पूरी होती है, नताशा उसे बताती है कि अब उसे एक गिल्ड कार्ड दिया जाएगा जो उसकी आईडी के रूप में काम करेगा। वो उसे खास तौर पर चेतावनी भी देती है कि इसे संभाल के रखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद वो रियो को एक पत्थर की टैबलेट पर अपना हाथ रखने के लिए कहती है, जिससे उसकी जानकारी पढ़ी जा सके। जैसे ही रियो अपना हाथ उस पर रखता है, टैबलेट चमकने लगता है और एक रोशनी की किरण निकल कर उसके कार्ड में चली जाती है।
अब इसी के साथ उसका मर्चेंट गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। नताशा उसे उसका गिल्ड कार्ड और एक पहचान बैज जो होता है दोनों दे देती है और उसे शुभकामनाएं देती है। रियो गिल्ड से बाहर निकलता है और वो अब थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा होता है, सेटिस्फाई है बंदा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में वो काफ़ी नर्वस था बट अब थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा मेरे साथ, लेकिन अब कम से कम उसके पास एक रास्ता तो है, वो किसी न किसी तरह अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अब अगले दिन से रियो की असली लड़ाई शुरू होती है। सुबह होते ही शहर के लोग हैरानी से उस अजनबी को देखते हैं जो उन्हें आवाज लगाकर अपने टेस्टी ब्रेड बेचने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं, ये हमारा हीरो रियो होता है। अब थोड़ा याद कर लो, वो एक अजीब से ठेले के साथ दूसरी दुनिया में आ गया था और उसी ठेले ने उसे फूड कार्ट स्किल दी और जिससे वो ब्रेड बना सकता है। अब अगर ये ब्रेड बिकती है तो वो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता पाएगा। अब यही वजह है कि वो अभी पूरी कोशिश कर रहा है अपने जो ब्रेड हैं उन्हें बेचने की। सुनने में ये काम आसान लगता है लेकिन असल में ये काम उतना आसान नहीं है। लोग उसे शक भरी नज़रों से देखते हैं, उसे अजीब समझते हैं और उसकी ब्रेड खरीदने से कतराते हैं। नेचुरल सी बात है भाई, कोई भी नया बिजनेस शुरू करेगा, जो बिजनेस करता है उसको उसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, और जो खरीद रहा होता है एक नई शॉप से या फिर एक नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है उसे भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में दिल में झिझक होती है कि भाई ये कैसा निकलेगा, क्या मेरे पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी उसकी मदद के लिए एक फरिश्ता वहां आता है जो कि और कोई नहीं, वो होती है आंटी रोजा। वो खुशी खुशी उसके पास आती है और उसकी मेहनत की तारीफ करती है। उनके साथ उनका भांजा केन भी होता है जो एक शेफ है। रियो उन्हें अपनी ब्रेड का टेस्ट करने के लिए ऑफर देता है जिसे आंटी रोजा तुरंत मान जाती है। दोनों ब्रेड का एक एक टुकड़ा तोड़कर खाते हैं और जैसे ही पहला बाइट लेते हैं दोनों शौक रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये आखिर क्या चीज़ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी नरम ब्रेड कभी खाई नहीं थी। उसका स्वाद और खुशबू इतनी अलग है और इतनी शानदार होती है कि वो अब तक जो भी ब्रेड खा चुके हैं उससे इसकी कोई तुलना ही नहीं होती है। ये ब्रेड आम ब्रेड से बिल्कुल अलग थी। अब आंटी रोजा तुरंत रियो से जितनी भी ब्रेड वो बेच सकता था सब खरीद लेती है। वो कहती है कि ऐसी ब्रेड तो आमतौर पर सिर्फ रईस लोग ही खाते हैं। फिर वो मुड़कर कैन से कहती है कि आज रात के खाने में यही ब्रेड सर्व की जाएगी। कैन थोड़ा हैरान होकर कहता है कि वो लोग तो आमतौर पर अपनी ब्रेड किसी और दुकान से लेते हैं, लेकिन आंटी रोज़ा साफ बोल देती है कि कोई बात नहीं, आज हम यही वाला ब्रेड ट्राई करेंगे। अब इसके बाद आंटी और कैन ढेर सारी ब्रेड लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं और रियो को वो थैंक्स करते हैं। रियो उन्हें जाता हुआ हाथ हिलाकर विदा करता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, उसे कितनी राहत मिल रही है कि उन्हें उसकी बनाई ब्रेड पसंद आई। अब क्योंकि उसकी सारी ब्रेड बिक चुकी है तो वो अगला दिन नया बैच बनाने का डिसाइड करता है। तभी अचानक उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक भीड़ उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है। दो लेडीज तुरंत उसके पास आकर पूछती हैं कि क्या ये वही ठेला है जिसके बारे में मिसेज रोजा बता रही थी, और क्या वो उन्हें भी ये ब्रेड बेच सकता है। इसके बाद तो जैसे बाढ़ ही आ जाती है। बाकी लोग भी शोर मचाने लगते हैं, कोई एक पीस मांगता है तो कोई दो, और देखते ही देखते रियो फिर से अपनी सारी ब्रेड बेच देता है। थोड़ी देर बाद वो बाकी बचे ग्राहकों से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक लेगा। अब जैसे ही वो वहां से थोड़ा दूर जाता है रियो खुद से कहे बिना नहीं रह पाता। सच में लेडीज की जो ताकत होती है वो कमाल की होती है। बिल्कुल सही रियो। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में चल रही होती है अचानक उसे एक पेन की आवाज़ सुनाई देती है और उसके सामने फिर से स्टेटस स्क्रीन खुल जाती है। जो कुछ अभी अभी हुआ उसके चलते रियो का लेवल सीधा 1 से बढ़कर 4 हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब उसके पास एक नई चीज बनाने की क्षमता भी आ गई है, क्रोसान। वो तुरंत उसे ट्राई करने का फैसला कर रहा है और झट से वो बन भी जाता है। रियो उसका टेस्ट करता है और उसे ये पेस्ट्री बेहद स्वाद लगती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बटर का शानदार फ्लेवर, कमाल की चीज। लेकिन एक मिनट, इसका
क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ ब्रेड बनाना ही उसका लेवल बढ़ा रहा है, और क्या ये कमाई से भी जुड़ा हुआ है? खैर, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और तय करता है कि आज दोपहर से वो रोस्ट ब्रेड के साथ क्राइसन भी बेचेगा। इससे उसकी कमाई और भी बढ़ सकती है। लंच के बाद रियो फिर से अपना फूड कार्ट खोलता है और दोनों चीजें बेचने लगता है। जैसा उसने सोचा था, नया आया हुआ क्रॉस तुरंत हिट हो जाता है। पूरी दोपहर लोग उसके छोटे से ठेले पर उमड़ते रहते हैं। भीड़ बढ़ती ही जाती है और हर कोई उसकी चीजें खरीदना चाहता है, और देखते देखते उसे कहना पड़ता है कि आज का सारा सामान खत्म हो गया है। वो लोगों से कहता है कि कल फिर से आकर वो खरीद सकते हैं। लेडीज थोड़ी निराश होती हैं कि ब्रेड इतनी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन वो वादा करती हैं कि कल वो फिर से जरूर आएंगी। रियो को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन उसे इतने सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे, और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसकी फूड कार्ट स्किल वाकई कमाल की है। अब बारी है आज की कमाई चेक करने की। थोड़ी देर बाद रियो अपना पूरा हिसाब किताब देख लेता है और ये जानकर बेहद खुश हो जाता है कि आज की बिक्री काफ़ी अच्छी रही। इस रफ्तार से अगर वो चलता रहा तो वो आराम से ठीक ठाक कमाई करता रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, हर दिन ये सब अकेले करना काफी थका देने वाला है। अब एक लंबी सांस लेते हुए वो सोचता है कि काश यार कोई एक इंसान मिल जाता जो उसकी मदद कर पाता। ऐसी चीजों के लिए वो फिर से मर्चेंट गिल्ड्स जाने का फैसला करता है। गिल्ड पहुंचने पर नताशा फिर उससे पूछती है कि वो अब किस काम से यहाँ पे आया है। इस बार रियो उसे अपनी पूरी स्थिति समझाता है कि काम बढ़ रहा है और उसे मदद की जरूरत है। सब सुनने के बाद नताशा उसे बताती है कि जो वो करना चाहता है उसे जॉब ओपनिंग पोस्ट करना कहते हैं। वो उसे एक नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करती है जहां वो अपनी नौकरी का यानी कि एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वो एक शर्त भी बताती है। गिल्ड उस नोटिस को लगाने के लिए उससे एडवर्टाइजमेंट फीस लेगा। रियो बोर्ड को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं, जो कि उसका जॉब एड बहुत लोग देख पाएंगे और बहुत लोगों तक ये पहुंच सकता है। ये जगह नौकरी का नोटिस लगाने के लिए काफ़ी सही है। नताशा ये भी बताती है कि इस बोर्ड पर अलग अलग तरह की पोस्ट लगती हैं। कुछ लोग स्थायी कर्मचारी ढूंढते हैं तो कुछ अस्थायी काम के लिए लोग हायर करते हैं। आखिर में रियो कहता है कि वो इस बारे में थोड़ा सोचकर फैसला करेगा। नताशा भी उसे समझाते हुए उस पर कोई दबाव नहीं डालती। रियो गिल्ड से बाहर निकलता है और वापस अपने फूड कार्ट के पास जाता है, ये सोचते हुए कि उसे कल के लिए तैयारी करनी होगी, लेकिन स्टाफ ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। रियो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसके ठेले के पीछे झुकी हुई बैठी होती है। उसका पेट जोर जोर से गुर्रा रहा होता है, यानी कि उसे भूख लग रही होती है। रियो थोड़ी देर रुक कर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना। वो थकी हारी हालत से टूटी हुई लड़की रियो का इतना मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और रुक ही नहीं पाती। वो अपना नाम बताती है, सारा। फिर रोते हुए बार बार थैंक्स कहते हुए रियो के दिए हुए क्रायोस को खाने लगती है। रियो उसे आराम से खाने के लिए कहता है, धीरे खाओ और भी है मेरे पास। अब सवाल ये है कि सारा ऐसी हालत में यहाँ क्यों है और उसके पास कोई सामान भी नहीं दिख रहा। इस पर वो थोड़ी झिझकते हुए बताती है कि वो ट्राइड नाम के एक दूर के गांव से आई है। वो सोलोन सिटी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए यहाँ आने का उसने फैसला किया था। लेकिन रास्ते में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। डकैतों और ठगों ने उसका सारा सामान लूट लिया। अब बेचारी सारा किसी तरह शहर तक तो पहुंच गई थी, लेकिन अंदर आने के बाद वो पूरी तरह से खो गई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। हाँ, ऊपर से अब काफी देर भी हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिला और रात बिताने के लिए उसके पास कोई जगह भी नहीं है। उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। वो सोच रही थी कि कल गिल्ड जाकर काम ढूंढूंगी, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज रात वो कहाँ रहेगी। अब ये सब सुनने के बाद रियो इस मौके का इस्तेमाल करता है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसने हाल में ही इस ठेले से ब्रेड बेचकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है।
फिर वो सारा की सारा को मदद का ऑफर देता है। अब सारा बिना देर किए इस मौके को तुरंत पकड़ लेती है। सारा थोड़ा झिझकते हुए एक अजीब सा अनुरोध भी करती है। वो कहती है कि क्या रियो उसे अपने यहाँ काम करने देगा ताकि वो उसकी दया का बदला चुका सके, यानी कि एहसान का बदला। अब ये समय जो है वो बिल्कुल सही था, क्योंकि रियो खुद भी किसी स्टाफ की तलाश में था, इसलिए उसे अपने साथ काम पर रखने में उसे खुशी ही होती। ये सुनते ही सारा का चेहरा खिल उठता है। वो बार बार उसे थैंक्स करती है और वादा करती है कि वो अपना पूरा जोर लगाकर काम करेगी। रियो भी खुश हो जाता है और कहता है कि वो कल से काम करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए रियो उसके रहने का इंतज़ाम कर देता है। वो सराय में एक एक्स्ट्रा कमरा किराए पर लेता है ताकि सारा रात में आराम से सो सके या रेस्ट कर सके। अगले दिन रियो कहता है कि सबसे पहले वो उसे ठेले के काम के बारे में समझाएगा। सारा पहले से ही सीखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। सबसे पहले वो कीमतें बताता है। टोस्ट ब्रेड का एक पीस 200 करोना में बिका है, जब बिकता है, जबकि एक रायसान 100 करोना में। सामान को देखते हुए सारा को याद आता है कि कल ये सब कितना टेस्टी था, लेकिन अचानक उसे एक बात याद आती है और वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ओहो भगवान, मैंने तो कल इतनी सारी ब्रेड खा ली थी। रियो उसे तुरंत भरोसा दिलाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि वो तो जादू से कभी भी नई ब्रेड बना सकता है। सारा चौंक जाती है, क्या जादू से? रियो दोनों हाथ आगे करता है और हवा में से एक रोसान बना देता है। अब सारा हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आखिर कोई जादू से ब्रेड कैसे बना सकता है? वो बस हैरानी से, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ देख लेना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, वो बहुत हैरानी से रियो को बस देखती रहती है। अब दूसरी तरफ रियो खुद उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या अजीब कर दिया। तब सारा कहती है कि सब कुछ बिल्कुल अजीब ही है। वो पूछती है कि क्या उसे मैजिकल फूड की नियम के बारे में पता है या नहीं। रियो को तो साफ तौर पर कुछ भी पता नहीं होता, आखिर वो इस दुनिया का है ही नहीं। लेकिन सारा उसे समझाती है कि इस दुनिया में कोई भी स्किल या मैजिक सीधा खाना नहीं बना सकती। हाँ, ऐसी मैजिक जरूर होती है जो फसलों को जल्दी उगाने में मदद करती है, लेकिन तैयार खाना जैसे ब्रेड या दूसरी चीजें सीधी बनाना, ऐसा किसी ने कभी सुना ही नहीं। रियो खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने तो सच में ये सब बनाया है, अपनी आंखों से देखा भी है और अभी अभी सारा ने भी देख लिया है, और यही वजह है कि सारा इतनी ज़्यादा हैरान है। खैर, अब उसे इस स्किल के बारे में जानने की काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है। वो पूछती है कि इसका नाम क्या है। रियो जवाब देता है कि स्टोल स्किल। सारा ये नाम भी पहली बार सुन रही होती है। इसके बाद रियो उसे बताता है कि वो सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। वो अपना स्टेट स्क्रीन खोलकर उसे दिखाता है, जिसमें उन सारी चीज़ों की लिस्ट होती है जो वो बना सकता है। और तभी एक नई चीज़ दिखती है, कुकिंग मैजिक। ये अभी अभी उसकी स्किल में जुड़ी होती है। सारा तो पूरी तरह से शॉक में होती है, इतनी सारी पावर एक ही इंसान में। उधर रियो कैजुअली कहता है कि चलो इस बार मीट बनाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों हाथ आगे करता है, दिमाग में मीट की कल्पना करता है, और अगले ही पल असली पोर्क मीट उसके सामने प्रकट हो जाता है। सारा उस मीट को ध्यान से देखती है। उसमें जो मार्बलिंग चर्बी की लेयर है वो देखकर वो कहती है कि उसने इतनी हाई क्वालिटी का पोर्क कभी नहीं देखा। उसके हिसाब से ये प्रीमियम लेवल का मीट हो सकता है, लगभग किसी महंगे ऑर्क मीट के बराबर। रियो के लिए तो ये सब साधारण पोर्क ही है, लेकिन इस दुनिया में ये एक लग्जरी आइटम माना जाता है। खैर, अब वो कुकिंग मैजिक ट्राई करने का फैसला करता है। अचानक उसके सामने एक प्लेट प्रकट होती है जिसमें एक बेहद जूसी बर्गर पेटी रखी जाती है। सारा पास आकर पूछती है कि क्या है। रियो बताता है कि इसे हैम बर्गर कहते हैं, और इसे चखने के लिए वो कहता है। सारा हैरान रह जाती है कि रियो उसे इतनी आसानी से ये सब खाने दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। वो एक छोटा सा टुकड़ा काटती है और जैसे ही मुंह में डालती है उसकी हालत ही बदल जाती है। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी नहीं खाया होता है। वो पूरी तरह से उस खाने में खो जाती है, उस स्वाद में, और वो कहती है कि इतना शानदार खाना तो शायद खुद इस दुनिया का लॉर्ड भी नहीं खाता होगा।
ये सुनकर रियो खुश हो जाता है और सारा भी अब समझ जाती है कि ये हैमबर्गर तो बाजार में धूम मचा सकता है। लेकिन रियो कहता है कि नहीं, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डालेंगे। अब ये सुनकर सारा थोड़ा मुंह बना लेती है। मतलब रियो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि हम इस हैमबर्गर से एक हैम बर्गर बनाएंगे। इसके बाद दोनों जल्दी से कुछ एक्स्ट्रा सामान और बेसिक कुकिंग टूल्स खरीद लाते हैं। अब रियो सारा की तरफ मुड़कर पहली बार उससे सही मायने में मदद मांगता है। अपनी क्रिएशन मैजिक से वो केचप, बर्गर, ब्रेड, टमाटर और लेटस बना लेता है। फिर वो टमाटर को स्लाइस करता है, बर्गर बन के बीच में हैमबर्गर पेटी रखता है और उसके साथ टमाटर और लोटिस जोड़ता है और बस हैमबर्गर तैयार। दोनों अपना अपना बर्गर खाते हैं और रियो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सारा भी पूरी तरह से सहमत होती है। वो कहती है कि इस तरह की चीज को सड़क किनारे ठेले पर बेचना, ये तो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना जैसा है। ठीक है, अब जब टेस्टिंग हो चुकी है तो उन्होंने आज के लिए सामान तैयार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले रियो उसे मजाक में चेतावनी देता है। वो कहता है कि बिना पूछे चोरी छुपे मत खाना। सारा तुरंत कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसे ये आरोप थोड़ा बुरा भी लगता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि सड़क के कोने से एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप ये सब देख रहा था और उसने पूरा सीन देख लिया होता है। वो बुजुर्ग आदमी वापस किले में जाता है और लॉर्ड सेरेटो को रिपोर्ट देता है। लॉर्ड सेरेटो उससे पूछता है कि उस ठेले का क्या हाल है। बुजुर्ग आदमी बताता है कि वो लोग पोर्क और ब्रेड से बनी एक अनोखी डिश तैयार कर रहे थे। ये सुनते ही लॉर्ड सेरेटो की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वो कहता है कि वो खुद इसका स्वाद लेना चाहता है। फिर वो उस बुजुर्ग आदमी मॉडर्न से कहता है कि अगली बार उस कुक को उसके पास लेकर आए। उधर जैसे ही रियो का छोटा सा ठेला खोलता है, ग्राहक तुरंत उसकी नई डिश हैमबर्गर ऑर्डर करने लगते हैं। एक यंग लड़की सबसे पहले इसे पाती है और जैसे ही वो एक बाइट लेती है, वो हैरान रह जाती है कि ये कितना टेस्टी है। मीट की गहरी रिचनेस और सॉस का फ्लेवर, यहाँ तक कि उसके पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी भी हैरान रह जाता है कि उन्होंने इतना गाढ़ा और स्वाद से भरा टमाटर सॉस कैसे बना लिया। वो लड़की रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो बार बार कहती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में इतना शानदार खाना भी हो सकता है। अब ये सुनकर रियो और सारा दोनों खुश हो जाते हैं। लड़की इतनी खुश होती है कि तुरंत 2 और हैमबर्गर ऑर्डर कर देती है। उसकी जोरदार और दिल से की गई तारीफ सुनकर बाकी लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये हैमबर्गर आखिर में क्या चीज़ है। और बस अगले ही पल ऑर्डर की लाइन लग जाती है। हर कोई एक नई नई और कई ऑर्डर्स देने लगते हैं। देखते ही देखते रियो का सारा सामान फिर से ख़त्म हो जाता है। वो अपने कस्टमर यानी कि लास्ट कस्टमर को अलविदा कहता है और ग्राहक भी वादा करता है कि वो कल फिर ज़रूर आएगा। तभी अचानक वही बुजुर्ग आदमी वहां आता है और पूछता है कि क्या ये दुकान हैमबर्गर बेच रही है। रियो तुरंत नोटिस करता है कि उस आदमी में एक अलग की शान और गरिमा है। लेकिन जो भी हो, आज का सारा सामान पहले ही बिक चुका है। इसलिए रियो साफ कह देता है कि अब दुकान बंद हो चुकी है और वो उन्हें किसी और दिन आने के लिए कहता है। बुजुर्ग आदमी जिद नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो थोड़ा निराश हो गया है। वो धीरे से बड़बड़ाता है और वो इस बारे में वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने मालिक को रिपोर्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मालिक का जिक्र आ रहा है, सारा अचानक ध्यान से उसे देखती है और तुरंत पहचान जाती है कि ये कोई भाई आम आदमी नहीं था। वो जल्दी से रियो के आगे आ जाती है और एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ माफ़ी मांगती है और पूछती है कि आखिर वो उनसे क्या काम कर उनसे उन्हें क्या काम था। रियो कुछ बोलने वाला होता है कि सारा तुरंत उसका मुंह ढक देती है। जैसे ही उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो, उसे खुद बात करनी है। फिर से वो अपनी विनम्र और बिजनेस वाली मुस्कान के साथ उस आदमी से उसका परिचय पूछती है। तब वो आखिरकार खुद को परिचित करवाता है। उसका नाम मोडेन है और वो लॉर्ड सेरेटो का चीफ बटलर है। वो बताता है कि उसके मालिक ने हैमबर्गर के बारे में सुना है और वो इसका स्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए वो रियो और सारा को किले में आने का निमंत्रण देता है। रियो अभी ये पूछने ही वाला था कि ये लॉर्ड सेरेटो कौन है, तभी सारा उसे इतनी जोर से कोहनी मारती है कि वो लगभग गिर ही पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि खुद लॉर्ड सेरेटो ने उन्हें बुलाया है। मॉडर्न थोड़ी चिंता से रियो को देखता है, जो लगभग बेहोश ही होने वाला था, लेकिन सारा उसे बिलीव दिलाती है कि कुछ नहीं है भाई, ये सब सीन ठीक है, सब ठीक है जी। अब
जब बात साफ हो चुकी है कि मॉर्डन कहता है कि वो कल फिर आएगा, सारा तुरंत जवाब देती है कि वो उनका इंतजार करेंगे। अब जैसे ही मॉर्डन वहां से चला जाता है, सारा के कंधे ढीले पड़ जाते हैं। वो मानती है कि अभी वो बहुत नर्वस हो गई थी। फिर वो रियो से साफ माफी मांगती है और उसने उसके साथ इतना रफ बर्ताव जो किया था, लेकिन साथ ही में वो ये भी कहती है कि गलती उसी की थी। रियो को तो समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से भाई मेरे ऊपर ही पूरा प्रेशर दिया जा रहा है। उसने तो ये भी नहीं पता कि ये लॉर्ड सेरेटो आखिर है कौन। तब सारा उसे समझाती है कि लॉर्ड सेरेटो उस किले का शासक है और पूरे इस क्षेत्र का वो भाई लॉर्ड है, मालिक है, जिसमें सोलन सिटी भी आती है। अब ये सुनते ही रियो का चेहरा उड़ जाता है। मतलब वो इतना बड़ा आदमी है, क्या वो इस इलाके का सबसे पावरफुल इंसान है? सारा तुरंत हाँ में जवाब देती है और साफ कहती है कि अगर लॉर्ड नाराज हो गए ना तो बेटा बेटा शहर में रहना मुश्किल ही नहीं महा मुश्किल हो जाएगा। फिर सारा एक और बात कहती है, लॉर्ड सेरेटो उसके पिता के लिए पिता सामान है। ये सुनकर रियो और भी कंफ्यूज हो जाता है। तब सारा आखिर सच बताती है, उसके पिता एक बैरन है और एक गांव के शासक हैं जो लॉर्ड सेरेटो के अधीन आता है। रियो का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मतलब सारा एक नोबल है, तो क्या उसे लेडी सारा कहना चाहिए? सारा तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि ये बस एक टाइटल है और वो नहीं चाहती कि उसे ऐसे बुलाया जाए। फिर वो समझाती है कि इस किंगडम में नॉवेल्स को उनकी ज़मीन राजा से मिलती है और ये बिल्कुल कॉमन बात है कि छोटे नॉवेल्स बड़े नॉवेल्स के यानी कि अंडर अंडर रहते हैं। अब जाके रियो को समझ आता है कि वो असल में एक गांव के मालिक की बेटी है। लेकिन ये सब छोड़कर रियो उससे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या उसके लिए ठीक है कि वो एक ऐसी जगह पे काम करे? ये सुनकर सारा थोड़ा नाराज हो जाती है। उसे ये सवाल ही बिल्कुल अजीब लगता है। वो पूछती है कि क्या बोल रहे हो आप? सारा कहती है कि बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि रियो ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसके साथ काम करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ और कहने ही वाली होती है, लेकिन बीच में ही वो रुक जाती है। रियो उसके आधे अधूरे शब्दों को दोहराता है, लेकिन सारा तुरंत झुककर कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि आपसे वो अब से वो उसके साथ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। रियो भी खुश होता है और सारा खुश होता है कि सारा यानी कि उसकी एम्प्लॉय उसके साथ है। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें ये सोचना होगा कि लॉर्ड सेरेटो के जो इनविटेशन है उसका करना क्या है। अब ये बात सुनकर सारा तुरंत खुद को कंफर्ट करती है और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने के मूड में आ जाती है। वो कहती है कि उसने घर पर सही तरीके जो भी उनका कल्चर होता है और जरूरी मैनर्स होते हैं वो सब सीखे हैं, इसलिए वो इस पूरे मामले को संभाल लेगी। वो ये भरोसा दिलाती है अपने एमसी को कि सब ठीक रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब रियो भी बिना झिझक ये जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देता है, क्योंकि रियो को इनके तौर तरीके नॉवेल्स के इतने आते नहीं है, तो उस हिसाब से इसके लिए यही अच्छा है कि सारा इस सामान को इस झमेले को संभाले। फिलहाल सारा सलाह देती है कि उन्हें पहले कुछ बढ़िया और सही कपड़े खरीदने चाहिए ताकि लॉर्ड के सामने जाना ऐसे यानी कि यार जाए तो कुछ अच्छा लगे, सामने ऐसा ना लगे कि भिखारी आ गए हैं, यानी कि पता नहीं क्या कौन बंदे आ गए हैं भाई। अब ये सुनकर ही रियो थोड़ा थक सा जाता है। अब दोनों शहर में घूमते हैं, एक तरफ जगह देखते हैं, दूसरी तरफ कुकिंग के लिए जरूरी सामान भी खरीदते हैं। आखिर में वो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, ऑर्फन की वर्कफेयर शॉप। सारा सुझाव देती है कि उन्हें यहीं से सबसे बढ़िया कुकिंग कपड़े खरीदने चाहिए। और गाइज ये कपड़े कोई अपने पहनने के लिए नहीं थे, ये कुकिंग वाले जो होते हैं ना खाना बनाने के टाइम पे, वो वाले कपड़े। रियो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि इस मौके के लिए क्या सही रहेगा। तभी सारा की नज़र एक शेफ की ड्रेस पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसका प्राइस टैग देखती है दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी ड्रेस की कीमत 70,000 करोना होती है। रियो समझ जाता है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वो सीधा दुकान वाले से कहता है कि ओ भाई 2 सेट तैयार कर दो इसके। अब ये सुनकर सारा हैरान रह जाती है। उसे बुरा लगने लगता है कि रियो उसके लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। वो कहती है कि वो अपने लिए सस्ते कपड़े खुद तैयार कर लेगी, लेकिन रियो साफ कह देता है कि वो भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितनी वो खुद, इसलिए ये सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
फिर भी सारा को ये फर्ज भारी लगता है। रियो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बदले में वो बस इतना चाहता है कि जब लॉर्ड सेरेटो के वो किले में जाएं तो वो उस पर भरोसा कर सके। अब सारा के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो थैंक्स करती है और वादा करती है कि वो इस शेफ की ड्रेस का अच्छे से ख्याल रखेगी। अब उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। सारा कहती है कि कल से वो सही तरीके मैनर्स से तैयारी करना शुरू करेंगे। अब घर लौटते वक्त सारा कहती है कि आज उसके साथ शॉपिंग करके उसे बहुत अच्छा लगा और रियो भी मानता है कि उसे भी मजा आया। उसके मन में एक ख्याल आता है, ये तो लगभग एक डेट जैसा लग रहा था। रियो तो ऐसे ही सोच रहा था, रियो मजाक में ही बोल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके उन शब्दों ने सारा के दिल में हलचल मचा दी है। अरे भाई, सारा तुरंत घबरा जाती है। थोड़ा शर्माते हुए उसे डांट देती है, कहती है कि बकवास बंद करो, और वो आगे तेजी से चलने लगती है और कहती है कि उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। रियो भी उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता हुआ। उसी भागदौड़ में वो एक हल्की सी फैन की आवाज सुन ही नहीं पाता, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने एक नई स्किल सीख ली है। आखिरकार अब अगला दिन आता है। रियो और सारा दोनों अपने मैचिंग शेफ आउटफिट पहनकर उस यानी कि मस्त से किले के सामने खड़े होते हैं। सारा, जो खुद एक नॉवल है, वो भी थोड़ा नर्वस महसूस कर रही होती है, लेकिन रियो उसे हिम्मत देता है। भाई, रियो हिम्मत दे रहा है, उसे खुद नहीं आता यार, वो सारा को फॉलो कर रहा है। वो भी सोच रहा होगा यार कि तू सही रहेगी तो मैं सही रहूंगा, तू जैसे बोलेगी मैं वैसा करूंगा, नहीं तो घोड़े लग जाएंगे दोनों के। अब कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। तभी मॉर्डन आता है और कहता है कि वो उन्हें लॉर्ड सेरेटो के पास ले जाएगा। वो दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद वो एक बड़े डबल दरवाजे के सामने रुकते हैं और कहते हैं कि दूसरी तरफ लॉर्ड सेरेटो उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो अंदर ऐलान करता है कि शेफ आ गए हैं। अंदर से तुरंत आवाज आती है, उन्हें अंदर आने के लिए कहा जाता है। रियो अंदर जाकर थोड़ा झुककर माफी मांगता है कि उसने उन्हें तकलीफ दी। तभी लॉर्ड सेरेटो मुस्कुराते हुए खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि इतना ही नहीं, वो खुद भी माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें अचानक यहाँ पे बुला लिया। रियो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सातो ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है और लॉर्ड सेरेटो को निमंत्रण के लिए थैंक्स करता है। लॉर्ड सेरेटो हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे आराम से बात करो। फिर वो हैमबर्गर की बात करते हैं, जिसके बारे में वो काफी सुन चुके होते हैं। अब पूरा सिटी उसी की चर्चा कर रहा है, यहाँ तक कि किले के नौकर भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसलिए लॉर्ड सेरेटो खुद उसका स्वाद लेना चाहते थे। अब ये सुनकर रियो खुश हो जाता है कि उसकी चीज इतनी पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही होती है। ये लॉर्ड सेरेटो उतना डरावना नहीं है जितना उसने सोचा था। वो तो काफी अच्छा इंसान लग रहा है। लॉर्ड सेरेटो आगे कहते हैं कि वो इस डिश के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने आज कुछ खाया भी नहीं है। अब वो बेसब्री से रियो के मशहूर हैमबर्गर का स्वाद लेना चाहते हैं। रियो तुरंत हामी भरता है और कहता है कि अब वो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है। हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाल में ही सीखी गई मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। सबसे पहले अपने फूड कार्ट को समन करने के लिए वो लेवल बढ़ाने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी है। अब वो नए नए मटेरियल्स भी बना सकता है। इसी वजह से अब वो पहले से कहीं ज्यादा चीजें तैयार कर सकता है। वो सारा की तरफ मुड़कर कहता है कि शुरुआती तैयारी संभाल लो, और सारा भी पूरी लगन से काम में लग जाती है। रियो पहले फूड कार्ट मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करता है, फिर फॉर्म चेंज, और अगले ही पल उसका साधारण ठेला तुरंत एक छोटी सी किचन में बदल जाता है। सबसे पहले वो स्टोरेज मैजिक से सॉस बनाने वाली सामग्री बाहर निकालता है। अब कुछ ही देर में उसकी खास एरिया की सॉस तैयार हो जाती है। अब बारी आती है साइड डिश की। वो अपने मैजिक से तैयार किए हुए आलू बाहर निकालता है और फिर उन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करता है। जैसे वो अच्छे से पक जाते हैं, रियो उन पर नमक छिड़कता है और बस ताजा गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज तैयार। सबसे आखिर में वो बर्गर पर अपनी स्पेशल सॉस भरपूर मात्रा में डालता है और पूरी प्लेट को बहुत खूबसूरती से सजाता है।
इसके साथ वो स्पेशल हैमर सेट लॉर्ड सेरेटो को सामने पेश करता है। लॉर्ड सेरेटो उस अनजानी डिश को काफी एक्साइटमेंट से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तभी मॉर्डन उनके पास कटलरी लेकर आता है, लेकिन लॉर्ड सेरेटो उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये खाना है जिसे हाथों से खाया जाता है ना। फिर वो काफी एक्साइटमेंट में हैमबर्गर उठाते हैं और कहते हैं कि वो इसे वैसे ही खाएंगे जैसे कॉमन लोग खाते हैं। जैसे वो पहला बाइट लेते हैं उनकी भौहें सिकुड़ जाती है। आई मीन भाई उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, चेहरे पर एक ऐसा भाव आता है जिसे पढ़ पाना काफी डिफिकल्ट होता है। अब ये देखकर रियो और सारा दोनों अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल लॉर्ड सेरेटो अचानक बोल उठते हैं, ये बहुत टेस्टी है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना लाजवाब खाना चखा है। फिर उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उस गहरे स्वाद वाली सॉस पर टिक जाती है। वो रियो से पूछते हैं कि ये क्या है। रियो शांति से समझाता है कि ये सोयाबीन से बनी एक सॉस है जिसे सोया सॉस कहा जाता है। गाइस ये ना इनके जापानीज में इनके मांगास में एनिमेज में जो भी ट्रांस माइग्रेट होता है, ये रिवोन होता है, सोया सॉस को बहुत अहमियत देते हैं भाई। ये कई इसमें मांगास में कई स्टोरीज में आपने देखा ही होगा कि सोया सॉस के पीछे बहुत पड़े रहते हैं भाई ये। अब स्टोरी पे बढ़ते हैं। लॉर्ड सेरेटो खाता रहता है। वो साफ दिख रहा होता है कि उन्हें ये डिश बेहद पसंद आई है। लॉर्ड सेरेटो हैरान रह जाते हैं कि सोयाबीन जैसी चीज से इतनी शानदार स्वाद कैसे निकाला जा सकता है। अब उनकी नजरें जाती हैं फ्रेंच फ्राइज पर। ये भी उन्हें काफी दिलचस्प लगते हैं। रियो उन्हें इसे भी ट्राई करने के लिए कहता है। लॉर्ड सेरेटो एक छोटा सा बाइट लेते हैं सोचते हुए कि ये तो बस साधारण आलू ही होंगे, लेकिन अगले पल वो उन्हें गलत साबित कर देता है। वो फ्रेंच फ्राइज बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम मुलायम और फ्लफी। वो तुरंत पूछ बैठते हैं कि रियो ने इसे इस तरह से कैसे पकाया। रियो बिल्कुल सिंपल जवाब देता है कि उसने उन्हें तेल में डाला और ऊपर से नमक डाल दिया। लेकिन लॉर्ड सेरेटो के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी साधारण टाइप से इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता है। और फिर बात आती है टमाटर सॉस की, यानी कि टमाटो सॉस की। वो भी उन्हें इतनी ही लाजवाब लगती है जैसे शहर के बाकी लोगों को लगी थी। अब थोड़ी देर बाद लॉर्ड सेरेटो अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं। रियो तुरंत ऑफर करता है कि अगर वो चाहें तो एक और बना सकते हैं। लॉर्ड सेरेटो बिना सोचे हाँ कह देते हैं और साथ में वो फ्रेंच फ्राइज का भी एक प्लेट और मांग लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका पेट भर चुका होता है। उनके चेहरे पर साफ मुस्कान होती है। उन्हें हर चीज बहुत पसंद आई होती है। रियो और सारा भी बेहद खुश होते हैं ये देखकर कि उनका बनाया हुआ खाना इतना उन्होंने पसंद किया। अब बात आती है असली बिजनेस की। लॉर्ड सेरेटो ईमानदारी से कहते हैं कि इस्तेमाल किए गए सारे इंग्रेडिएंट्स देखने में तो साधारण है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो काफी हाई लेवल की है। कॉमन लोग उन्हें आसानी से पा नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन के उत्तर पे रियो की जो कुकिंग टेक्निक है वो भी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो पूछते हैं कि आखिर रियो ने ये सब सीखा कहाँ से और ये जो खास इंग्रेडिएंट है वो उसे कहाँ से मिलते हैं। रियो जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन सारा तुरंत बीच में आ जाती है। वो साफ कहती है कि ये सब उनकी ट्रेडिंग कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। लॉर्ड सेरेटो भी ये बात समझ जाते हैं। वो मानते हैं कि अगर ये राज खुल गया तो इसकी बिजनेस की जो कीमतें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। वो सॉरी मांगते हैं और फिर असली मुद्दे पर वापस लौटते हैं। वो कहते हैं कि इतना शानदार खाना खिलाने के बाद लॉर्ड सेरेटो कहते हैं कि वो रियो को इसके बदले में कोई इनाम देना चाहते हैं। लॉर्ड सेरेटो रियो से पूछते हैं कि वो इनाम में क्या चाहता है। आखिर रियो ने उन्हें इतना शानदार खाना जो खिलाया था, अब इसके बदले में वो कुछ ना कुछ तो देना चाहते हैं। रियो थोड़ा हकलाने लगता है और सच सच बता देता है वो अब ठेले से काम करना छोड़कर अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता है। यही उसका असली लक्ष्य है, लेकिन अभी तक उसने ये तय नहीं किया है कि ये उस सपने को पूरे करने के लिए उसे आखिर क्या चाहिए। इसलिए वो लॉर्ड सेरेटो से कहता है कि जब वो पूरी तरह से तैयार होगा वो इस सवाल का जवाब दे देगा। अब ये सुनकर लॉर्ड बस हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है कि फिलहाल वो उसे एक छोटी सी चीज़ दे सकते हैं। फिर वो मॉर्डन को आदेश देता है कि वो सील लेकर आए।
मोडेन थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या ये सच में जरूरी है। लॉर्ड सेरेटो शांत भाव में जवाब देते हैं कि रियो भरोसे के लायक है। उनका कहना है कि उनका दिल यानी कि रियो का दिल और उनकी समझ यही कहती है। ये सुनकर बटलर और कोई सवाल नहीं करता और सील लाने वो चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक छोटा सा बॉक्स लेकर लौटता है और रियो से कहता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखे। रियो बॉक्स खोलता है और सच में उसके अंदर एक सील होती है। वो उसे थोड़े अजीब नजरों से देखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये चीज आखिर है क्या। मॉडर्न उसकी उलझन समझ जाता है और कहता है कि अगर वो फिस्ट्रिया क्षेत्र का नहीं है तो इसका इसे ना पहचानना बिल्कुल नेचुरल है। लॉर्ड सेरेटो मुस्कुराकर कहता है कि वो बाद में मर्चेंट गिल्ड जाकर इसके बारे में पूछ ले। रियो भी कहता है कि ठीक है, वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद वो सारा की तरफ मुड़कर कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन सारा तो उस सील को देखकर पूरी तरह से हैरान खड़ी हुई होती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सील की तरफ इशारा करके कहती है कि ये कोई सिंपल चीज नहीं है, बेहद खतरनाक, ये यूं कहें कि बेहद पावरफुल चीज है। रियो को अभी भी समझ नहीं आता कि क्या उसे सच में इतनी बड़ी चीज मिल गई है। सारा की ये बात सुनकर लॉर्ड सेरेटो का ध्यान उसकी तरफ जाता है। जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है, उसके चेहरे पर जो पहचान का भाव आता है, उन्हें अचानक याद आता है और वो पूछते हैं कि क्या वो बैरन एस्ट्रैंड की बेटी है। सारा तुरंत सीधी होकर जवाब देती है कि जी हाँ। वो बताती है कि वो हाउस एस्ट्रैंड की दूसरी बेटी है। उसे खुशी होती है कि लॉर्ड अभी भी उसे याद रखे हैं। लॉर्ड सेरेटो मुस्कुराकर कहते हैं कि वो उसे कैसे भूल सकता है। उन्हें याद है कि वो उनकी नियुक्ति जो प्रोग्राम था उसमें भी मौजूद थी। वो ने ये देखकर और हैरानी हो जाती है कि वो सातों ट्रेडिंग कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। लॉर्ड सेरेडो अपनी सीट से उठकर उनके पास आता है और कहता है कि वो वैरन एस्ट्रेन के बहुत एहसानमंद है, इसलिए अगर कभी भी कोई परेशानी आए तो वो बिना झिझक उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर वो एक और खास बात कहते हैं। वो कहता है कि अगली बार भी उन्हें आकर उनके लिए हैमबर्गर और फ्राइज बनानी होंगी। रियो और सारा तुरंत हामी भरते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा करके खुशी होगी और इसी के साथ उनका किले का दौरा खत्म हो जाता है। वापसी के रास्ते में दोनों गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लगभग भाई गिर जाते हैं। वो इतने थक चुके होते हैं कि बोलने की भी ताकत नहीं बची होती है उन दोनों में। फिर भी दोनों के मन में एक ही बात चल रही होती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड सेरेटो इतने काइंड इंसान होंगे और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनके बनाए हर चीज भी उन्हें बहुत पसंद आई। अब थोड़ी देर बाद रियो को फिर वही बात याद आती है। वो सील को देखते हुए सारा से पूछता है कि क्या ये सच में इतनी खास चीज है। उसकी नज़र में तो ये बस एक साधारण सील जैसी लगती है। सारा तुरंत सीधी बैठ जाती है और कहती है कि ये कोई सिंपल सील नहीं है, ये फोस्फेरिया परिवार की लीगल सील है। वो समझाती है कि उसे आसान भाषा में समझाना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत के लिए इतना जान लो कि कोई भी सिंपल व्यापारी कंपनी इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। शहर का हर व्यापारी इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट पर ये सील लग जाती है उसे इस एरिया का सबसे महत्वपूर्ण मामलों में गिना जाता है और सबसे बड़ी बात उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद फोस्फेरिया परिवार लेता है। अब ये थोड़ा गंभीर होकर पूछता है कि मगर कोई समस्या हुई तो लॉर्ड सेरेटो खुद बीच में आएंगे। सारा कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है। रियो इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने कोई भी वियर्ड या फिर गलत कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो इससे फोस्फेरिया फैमिली की रेपुटेशन सीरियसली डैमेज हो सकती है और उससे भी बुरी उसकी अपनी लाइफ तक खतरे में पड़ सकती है। अब रियो को धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि इसकी रियल वैल्यू सिर्फ इसके यूज में नहीं है, बल्कि इसे अपने पास रखना ही असली पावर है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि उसके पीछे फोस्फेरिया फैमिली का फुल सपोर्ट खड़ा है। अब सब कुछ समझने के बाद रियो के मन में एक डीप सवाल आता है, क्या सच में मैं इस चीज को रखने के लायक भी हूँ? सारा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि अगर लॉर्ड सेरेडो ने खुद ये तुम्हें दिया है देन आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सुनकर रियो थोड़ा काम हो जाता है और सोचता है कि फॉर नाउ इसे एक्सेप्ट कर लेना ही सही रहेगा। फिर रियो कहता है कि अब उन्हें जल्दी जल्दी मर्चेंट गिल्ड जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ऑन शॉप खोलने के बारे में उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहता है। सारा को भी ये आइडिया काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिन काफ़ी हैक्टिक रहे हैं और सो वाई नॉट कल एक दिन प्रॉपर रेस्ट ले लिया जाए।
उधर सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड सेरिडो के कैसल में। मॉर्डन अपने लॉर्ड से पूछता है कि क्या रियो को वो सील देना रियली एक राइट डिसीजन था। लॉर्ड सेरिडो बिना एक सेकंड सोचे कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो आगे कहते हैं कि रियो ने जो डिशेस सर्व की थी उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो मैंने पहले कभी देखी हो। यही बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि रियो शायद किसी अननोन प्लेस से आता है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें फील होता है कि अगर रियो इसी तरह आगे बढ़ता रहा ना तो वो इस सिटी में रियल प्रोस्पेरिटी लेकर आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इंट्यूशन अभी भी ये कह रही है कि उन्हें रियो की हेल्प करनी चाहिए। लॉर्ड सेरिडो कहते हैं कि जब भी मैं अपनी इंट्यूशन फॉलो करता हूँ थिंग्स यूजुअली गो राइट। कई बार यही इंट्यूशन मुझे डेंजरस सिचुएशन से बचा चुकी है। फिर वो मॉडर्न से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता। मॉडर्न सिर झुकाकर कहता है, अगर आप ऐसा कहते हैं माय लॉर्ड तो जरूरी ही होगा। लेकिन तभी अचानक लॉर्ड सेरिडो फिर से फूड टॉपिक पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि दोज फ्राइज एंड दैट केचप, सीरियसली भाई मजा आ गया था। अगर रियो ने जल्दी शॉप नहीं खोली तो मैं वो फ्राइज फिर कब खा पाऊंगा। फिर ये सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। वो बार बार फ्राइज और केचप की परफेक्ट कॉम्बो की तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं अगर मैं जब चाहूं ये खा सकूं तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब ये सुनने के बाद मॉडर्न बस एक लंबी सांस लेता है और थोड़ा टाइट टोन में कहता है कि माय लॉर्ड, आपको अपनी पर्सनल फूड की भूख को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रियो और सारा मर्चेंट गिल्ड में मिलते हैं। सारा के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दबे हुए होते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, रेडी फॉर डिस्कशन। रियो मुस्कुराते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग, आराम ठीक से हुआ। सारा हल्के कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई देती है कि हाँ बिल्कुल, आई एम ऑल सेट। ये सुनकर रियो भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। आज का उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है, सेल रिपोर्ट रिव्यू करनी है और अपनी न्यू शॉप सेटअप को लेकर प्रॉपर डिस्कशन करना है। सारा भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि चीज़ें फाइनली राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे ही वे अंदर एंटर करते हैं नताशा उनका वेलकम करती है, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कि वो अब पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही हो। और करे भी क्यों ना, उस फेमस बर्गर स्टॉल की चर्चा पूरे गिल्ड में फैल चुकी थी। सारा अपने इंट्रोडक्शन देती है, मैं 7 ट्रेंडिंग कंपनी के स्टाफ में से एक हूँ। नताशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ, मैंने आपका नाम पहले ही सुन रखा है। फिर थोड़ा पाउज लेकर वो ऐड करती है कि और ये भी कि आप दोनों को लॉर्ड सेरिडो के कैसल में बुलाया गया था। इसके बाद नताशा उन्हें आज की सेल रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए एक अलग रूम में ले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं गिल्ड का एक कर्मचारी बिल्कुल शांति से एक्सप्लेन करता है कि ये मीटिंग रूम साउंड प्रूफ मैजिक से प्रोटेक्टेड है, सो व्हाटएवर यू डिस्कस हियर स्टे हियर, यानी कि फुल प्राइवेसी। तीनों आराम से बैठ जाते हैं और नताशा सीधा कहती है कि लेट मी सी द अकाउंट्स बुक। सारा तुरंत ऑलमोस्ट एक्साइटेड होकर सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख देती है। नताशा पेज पलटने लगती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे ये देखकर अजीब लगता है कि इंग्रेडिएंट खरीदने का खर्चा ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वो सारा की तरफ देखती है और कहती है कि ये एक्सपेंस इतने कम कैसे हैं। सबसे पहले वो पॉइंट उठाती है कि इतना लो कॉस्ट क्या ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि इस रिपोर्ट में दिए गए नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि मैंने अपनी कैलकुलेट स्किल से हर एंट्री मल्टीपल टाइम चेक की है, लेकिन नताशा अभी भी कन्विंस नहीं होती। वो सीरियस टोन में कहती है कि इस लेवल के बिजनेस में इतने कम खर्चे नॉर्मल नहीं होते। गिल्ड को कुछ मामलों में इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ सकती है। ये सुनते ही सारा और रियो दोनों टेंस हो जाते हैं। रूम का माहौल अचानक हैवी हो जाता है। दोनों की बात सुनकर रियो आखिरकार बीच में बोलता है कि एक्चुअली इसके पीछे कुछ स्पेशल चीजें जुड़ी हैं। अपने मन में रियो जानता है कि उसकी यूनिक स्टॉल स्केल की वजह से उन्हें प्रैक्टिकली कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नताशा को इस स्केल के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसका कंफ्यूज होना कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। अब सारा थोड़ा घबरा कर रियो से धीरे से पूछती है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा। दोनों के चेहरे में टेंशन साफ दिखने लगता है, लेकिन तभी नताशा तुरंत बीच में बोलती है, रिलैक्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लीक होने की चिंता है तो मैं पहले ही आपको पूरी बात प्रॉपर्ली समझाना चाहती हूँ। वो शांति से प्रोफेशनल टोन में समझाती है कि मर्चेंट गिल्ड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियली। फिर वो साफ शब्दों में कहती है कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन या रियो से जुड़ी हुई कोई भी बात ना स्टेट तक जाएगी और ना ही किसी नोबल तक। ये सुनकर रियो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
अब जब उसे ट्रस्ट हो जाता है तो वो आखिरकार अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो अपने स्टॉल स्किल के बारे में सब कुछ बता देता है। अब ये सुनकर नताशा लिटरली शॉक रह जाती है। उसे ये स्किल बेहद एक्स्ट्रा लगती है और अब उसके लिए सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि इनके एक्सपेंस इतने कम क्यों हैं। वो तुरंत प्रॉमिस करती है कि ये मैटर पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, लेकिन साथ ही वो ऐड करती है कि हालांकि मुझे यह बात गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। जब ये इशू फाइनली सेटल हो जाता है तो नताशा बिजनेस मोड में आ जाती है। वो प्रॉफिट कैलकुलेशन शुरू करती है। अब कुछ ही देर में वो ऊपर देखती है और कहती है कि आपका टोटल प्रॉफिट 4 मिलियन यानी कि 8,400 करोना है और उसमें से 30% गिल्ड को जाएगा। इसके बाद रियो को ऑफिशियली प्रमोट करके 4th रैंक मर्चेंट बना दिया जाता है। नताशा अपनी सीट से उठती है और एक छोटा सा बॉक्स लेकर आती है। उसके अंदर एक शाइनी बैज रखा होता है। वो रियो को देते हुए कहती है कि अब से तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। रियो ये सब सुन तो लेता है लेकिन भाई कंफ्यूज रहता है। वो ऑलमोस्ट मासूमियत से बोल उठता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ये सुनकर नताशा एक पल के लिए इतनी शौक हो जाती है कि बैज लगभग उसके हाथ से गिर ही जाता था। फिर खुद को संभालते हुए वो समझाती है कि मर्चेंट की रैंक इस बात पर डिपेंड करती है कि वो गिल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं और अब क्योंकि तुम्हारी रैंक बढ़ गई है तो एक मर्चेंट के तौर पर तुम पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाएगा। अब रियो को बात समझ आती है और वो मन ही मन में सोचता है कि ट्रस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट के चांस भी बढ़ेंगे और फिर कॉन्फिडेंसली कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन तभी रियो के दिमाग में एक और सवाल आता है। वो कहता है कि मैं अब अपनी खुद की शॉप खोलना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। नताशा थोड़ा सोचती है फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करती है। सबसे पहले शॉप का रेंट, फिर स्टाफ की सैलरी, उसके बाद इंटीरियर सेटअप, किचन इक्विपमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट इनफ सेविंग, ताकि बिजनेस स्टेबल होने तक शॉप स्मूथली चल सके। वो आगे बताती है कि गिल्ड आपको लोन भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी अभी नहीं है तो फिलहाल मैक्सिमम 10 लाख करोना तक ही मिल पाएगा। इतना अमाउंट सुनकर रियो समझ जाता है कि अभी तुरंत शॉप खोलना इजी नहीं होगा, लेकिन तभी लोन सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपनी पॉकेट टटोलता है और नताशा से पूछता है कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो वही सील होती है जो उसे पहले लॉर्ड सेरिडो ने दी थी। नताशा झुककर उसे ध्यान से देखती है और जैसे ही पहचानती है कि ये फोस्टेरिया फैमिली की सील है, वो शौक में लिटरली खड़ी हो जाती है और लगभग गिर ही पड़ती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि ये इसके पास कैसे हो सकती है। रियो और सारा तुरंत उसकी तरफ भागते हैं, आर यू ओके? लेकिन नताशा को अपनी हालत से ज्यादा शौक इस बात का है और वो तुरंत कहती है कि इसे अभी के अभी वापस रखो। रियो तुरंत सील को बॉक्स में रखकर बंद कर देता है। नताशा वापस बैठती है लेकिन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि एक नए फॉर्मल कंपनी के पास ऐसी पावरफुल सील हो सकती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो खुद को संभालती है और फिर बिजनेस में वापस लौटती है। अगर तुम इस सील का यूज करते हो तो तुम बिना कोलेट्रल के और प्रैक्टिकली नो अपर लिमिट के लोन भी ले सकते हो, यानी जितना चाहो उतना पैसा। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। नताशा सीरियस होकर वार्निंग देती है कि अगर इस सील से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फोस्टेरिया परिवार की रेपुटेशन को डैमेज करता है तो तुम सिर्फ अपनी मर्चेंट स्टेटस ही नहीं खोओगे बल्कि तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो आखिरी में साफ करती है कि ये सील रोजमर्रा के यूज के लिए नहीं होती। अब ये सब सुनकर रियो को ऐसा फील होता है कि जैसे वही बात वो फिर से सुन रहा हो, क्योंकि सारा भी उससे पहले ऑलमोस्ट यही वार्निंग उसे दे चुकी थी। अब रियो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि अगर इसे प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करना चाहिए तो फिर इसे अपने पास रखने का फायदा ही क्या है। नताशा हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है कि क्योंकि सैटो ट्रेडिंग कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और यही सील तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि जब कोई बिजनेस फास्ट ग्रो करता है तो नेचुरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे पसंद नहीं करते। कुछ लोग जेलिसी में और कुछ लोग डायरेक्ट एनिमी भी बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा रुको, जब तक तुम्हारे पास ये सील है कोई भी आसानी से तुम्हारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये एक क्लियर सिग्नल है कि फोस्ट्रिया फैमिली तुम्हारे पीछे खड़ी है। अब ये सुनकर रियो मन ही मन में डिसाइड करता है कि मुझे इसके लिए लॉर्ड सेरिडो को जरूर थैंक्स करना चाहिए। नताशा फिर से एक चीज ऐड करती है कि मैंने पहले इसके रिस्क के बारे में जो कहा वो सही है, लेकिन एक मर्चेंट के लिए इस सील का होल्डर होना एक बहुत बड़ा होनर की बात है।
अब रियो को सच में रियलाइज होता है कि उसके पास कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरी तरफ नताशा एक गिल्ड स्टाफ मेंबर होने के नाते कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं तुम्हारे हर पॉसिबल तरीके से हेल्प करूंगी। होनेस्टली आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद यू। रियो भी सामने से मुस्कुराकर जवाब देता है कि सेम हियर। अब यहाँ से सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है कि एक टैबरन में रियो और सारा साथ बैठे होते हैं, दोनों ड्रिंक्स शेयर कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली एक छोटा सा सेलिब्रेशन है सैटो ट्रेडिंग कंपनी की प्रमोशंस का। सारा बियर का एक सिप लेती है और तुरंत बोलती है कि वाओ, इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है। रियो हंसते हुए कहता है कि अरे तुम्हारे होठों के ऊपर फोम लग गया है। तभी एक वेट्रेस उनका खाना लेकर आती है। जैसे ही खाना टेबल पर आता है, दोनों की आंखें लिटरली बड़ी हो जाती हैं। खाना दिखने में इतना डिलीशियस होता है कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा एक बाइट लेती है और पूरा टेस्ट इंजॉय करती है, जैसे हर फ्लेवर को वो फील कर रही हो। वो धीरे से कहती है कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ऐसे आराम से बैठ के इतना अच्छा खाना खा पाऊंगी। रियो उसे खुशी से खाता हुआ देखता है और मन ही मन में सोचता है कि हमें मिले हुए पूरा एक महीना हो चुका है। समय सच में कितना जल्दी निकल जाता है। सारा भी पीछे मुड़कर सोचती है कि उस समय वो कितनी लॉस्ट और डरी हुई थी। हर चीज उसके लिए नई थी। लेकिन अब जब वो वही पल याद करती है तो उसके दिल में सिर्फ एक फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड। उसे सच में एहसास होता है कि उसे यहाँ काम करने का मौका मिला। ये उसके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। उधर रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अचानक किसी दूसरी दुनिया में आ जाऊंगा, और इस दुनिया में बिना कुछ समझे पहला कदम रखना, इट वॉज नथिंग लेस देन ए मिरेकल। जब वो पिछले एक महीने के बारे में सोचता है तो उसे एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाती है कि सारा के बिना मैं ये सब कभी मैनेज नहीं कर पाता। अगर वो अकेला होता तो शायद चीजें इतनी स्मूथली कभी नहीं चलती। तभी अचानक रियो को कुछ याद आता है, उसे सारा को कुछ देना है। वो अपने जेब में हाथ डालता है और इस महीने का बोनस निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि उनकी अर्निंग उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। सारा ये देखकर लिटरली शॉक रह जाती है। वो थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहती है कि लेकिन मुझे तो ऑलरेडी सैलरी मिल चुकी है। रियो उसे कामली एश्योर करता है कि इट्स ओके, तुम इसे डिजर्व करती हो, और वो छोटा सा पाउच उसके हाथ में वो रख देता है। सारा उसे खोलती है और जैसे ही अमाउंट देखती है वो सच में स्टन रह जाती है। लगभग यकीन ना करते हुए पूछती है कि क्या आप सच में मुझे इतना सब दे रहे हैं। रियो शांत होकर समझाता है कि जब हम लॉर्ड सेरिडो से मिलने गए थे, मैंने ऑलमोस्ट पूरी तरह तुम पर भरोसा किया था। अगर मैं अकेला होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं फेल हो चुका होता, इसलिए तुम इस बोनस की पूरी हकदार हो। अब ये सुनकर सारा के चेहरे पर जेन्युइन खुशी आ जाती है। वो बोनस एक्सेप्ट करती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि अब से मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगी। रियो हल्का सा हंसा है और कहता है कि बस खुद को ओवरवर्क मत कर लेने में बियर का सेकंड राउंड भी आ जाता है। अब रियो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि तुम्हें ये कैलकुलेशन स्किल कैसे मिली। सारा थोड़ी नॉन स्टाइलिजिक होकर बताती है कि मुझे बचपन से ही बुक पढ़ने का बहुत शौक था। मैं छोटी थी तब से ही लगातार मैं पढ़ती रहती थी। धीरे धीरे लर्निंग उसके लिए नई हैबिट बन गई। वो आगे कहती है कि लोग कहते हैं कि बचपन के एक्सपीरियंस ही डिसाइड करते हैं कि इंसान को कौन सी स्किल मिलेगी। शायद इसी वजह से मुझे ये स्किल मिली। अब रियो को समझ आता है कि सारा सोलून यहाँ पे क्यों आई थी और कैसे उसी वक्त पर उनकी मुलाकात हुई। अब अपनी बात खत्म करते हुए सारा भी क्यूरियस होकर पूछती है कि तुम्हारा क्या सपना है, व्हाट्स योर ड्रीम। मेरा तो एक ही गोल है जो कि पूरा हो चुका है, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो। ये सवाल सुनकर रियो थोड़ा डीप भाई थिंकिंग यानी कि सोच में पड़ जाता है। फिलहाल वो अपनी ऑन शॉप खोलना चाहता है, लेकिन ये सवाल उसे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचता है कि क्या मैं सच में इस दुनिया में क्या करना चाहता हूँ भाई। अब कुछ पल के बाद वो धीरे से कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। सारा तुरंत पूछती है कि क्यों। रियो कुछ सेकंड चुप रहता है और क्योंकि सच ये है कि वो इस दुनिया में बिना किसी प्लान के आया था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सके। बस लोगों को वो खुश देखना चाहता है। अब आखिरकार रियो ने अपने दिल की बात कह दी थी। अब तक मैं बस सरवाइव करने के लिए लड़ता रहा हूँ, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अलग अलग सिटीज़ में अपनी शॉप्स खोलना चाहता हूँ और सैटो कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो सारा की तरफ देखता है और सीधा बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
फिर बिना घुमाए फिराए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। सारा बिना एक पल गंवाए खुशी से हाँ कह देती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मुस्कुरा कर कहती है कि हम दोनों मिलकर सैटो कंपनी को और बड़ा बनाएंगे। दोनों हाथ मिलाते हैं। रियो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि शुरुआत सैलून में अपनी शॉप खोलने से करेंगे। देखो यहाँ पे ना इस सिटी का नाम सोलोन है, ठीक है, SOLON, सलोन, ठीक है। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा होता है अगले दिन। लेकिन अगले ही दिन स्टोरी में आता है एक अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट। एक लड़का उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका माथा लगभग जमीन को छू रहा होता है और वो बार बार कह रहा होता है कि प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रियो और सारा दोनों शौक रहते हैं। तभी अचानक वो लड़का उठता है और रियो के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब इस लड़के का नाम केन होता है। केन कहता है कि प्लीज मुझे आपके साथ काम करने दीजिए। रियो मन ही मन में सोचता है कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे। तभी उसे याद आता है कि अरे ये तो आंटी रोजा का भांजा है। केन जोश में अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता है। रियो उसे थोड़ा काम करता है और पूछता है कि तुम अचानक मेरा अप्रेंटिस क्यों बनना चाहते हो। कैन तुरंत जवाब देता है कि ये सडन डिसीजन नहीं है, मैं काफी समय से इसके बारे में सोच रहा था। रियो को याद आता है कि तुम तो सारी अंकों में काम करते थे, उसका उस जॉब का क्या हुआ। कैन बिना हेजिटेशन कहता है एक्चुअली गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं कि कैन जो है वो ऑलरेडी एक शेफ है और एक रेस्टोरेंट में या होटल में जिसका नाम सैन सारायांको है उसमें काम करता है। अब थोड़ा इसमें नाम में भाई थोड़ी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। कैन कहता है कि मैं वो जॉब ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। फिर वो एक लेटर निकालता है और रियो को दे देता है। रियो उसे खोलकर पढ़ता है तो वो आंटी रोजा की चिट्ठी होती है। उसमें लिखा होता है कि पहले वो रियो को ब्रेड के लिए थैंक यू कहना चाहती है और फिर रिक्वेस्ट करती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो वो कैन को एक चांस दे और साथ ही रियो की टैलेंट की भी वो तारीफ करती है। अब चिट्ठी पढ़ने के बाद सारा पूछती है कि तुम रियो के साथ क्यों काम करना चाहते हो। ये सुनते ही कैन की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटेड में बोलता है कि रियो के हैमबर्गर ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मीट को इस तरह कुक किया जा सकता है और उसे ब्रेड के अंदर सर्व करना। दैट्स आइडिया इज जस्ट अमेजिंग। वो पूरे जोश में कहता है कि मैं आपसे और टेक्निक सीखना चाहता हूँ, मैं भी आपके जैसा शेफ बनना चाहता हूँ मास्टर। रियो उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि अगर फ्यूचर में मल्टीपल शॉप्स खोलनी है तो ऐसे पैसिनेट लोग जरूर होने चाहिए। लेकिन फाइनल डिसीजन से पहले रियो एक चीज चेक करना चाहता है, केन का एक्चुअल स्किल लेवल। केन तो जैसे इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। रियो उसे इंग्रेडिएंट्स देता है और एक हैमबर्गर बनाकर दिखाने के लिए कहता है। केन तुरंत समझ जाता है कि ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, इक्विपमेंट काफी है। रियो पूछता है। कैन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि ये तो इनफ से भी ज़्यादा है और फिर वो लाइटनिंग स्पीड से काम शुरू कर देता है। उसकी कटिंग स्पीड देखकर रियो और सारा दोनों लिटरली स्टन रह जाते हैं। अब कुछ ही पलों के बाद पूरा हैमबर्गर रेडी हो जाता है। अब बारी आती है टेस्ट की, यानी कि अब होगा टेस्ट का टेस्ट। सारा एक बाइट लेती है और तुरंत बोल उठती है कि दिस इज अमेजिंग, स्पीड भी परफेक्ट, एग्जीक्यूशन भी फ्लॉलेस, फ्लिपिंग कैचअप और सब कुछ परफेक्टली बैलेंस है। लेकिन रियो अभी भी एक चीज सोच रहा है, ये इतना फास्ट कैसे है। केन बताता है कि मेरे पास कुकिंग स्किल है जो मेरी स्पीड बढ़ाती है और टेस्टिंग मैजिक भी है। हालांकि वो हम्बल होकर कहता है कि मेरा लेवल अभी लो है और मैं और बेहतर कर सकता हूँ। रियो सच में इम्प्रेस हो जाता है और इतनी स्पीड प्लस इतनी एक्यूरेसी ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अब उसे क्लियर हो जाता है कि केन इज रेडी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका स्वागत करता है, वेलकम। अब कैन ऑफिशियली सैटो कंपनी का एक नया मेंबर बन चुका होता है। भावुक होकर कैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रियो का हाथ पकड़कर दिल से धन्यवाद देता है। रियो एक बात क्लियर कर देता है कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम हमारी कंपनी के मेंबर हो। और इस तरह कंपनी का एक कदम और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी सारा के मन में एक क्वेश्चन आता है। वो सोचती है कि क्या आपकी कुकिंग मैजिक अपने आप में काफ़ी नहीं है। रियो कहता है कि हाँ, मैं इससे हैमबर्गर बना सकता हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। सारा हैरान होकर आप कहती है कि आपकी स्किल में भी ड्रॉबैक है। रियो स्टॉल पर जाकर डेमो देता है। वो हवा में से इंग्रेडिएंट्स निकालता है। कैन तोल ये सीन देख के लिटरली शॉक हो जाता है। फिर रियो इंग्रेडिएंट पर हाथ फैलाता है कि प्रूफ, सारी सामग्री मिलकर सिर्फ एक पैटी बन जाती है। अब सारा समझ जाती है कि इतना इनपुट और इतना कम आउटपुट
इस चीज़ में है। रियो कहता है कि मेरी कुकिंग मैजिक बहुत ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम करती है, मतलब ज़्यादा खर्च कम प्रोडक्शन। लॉन्ग टर्म में ये लॉस इग्नोर नहीं किया जा सकता। सारा भी इस बात को मान जाती है, ये सच में इनफिशिएंट। तभी कैन हाथ उठाता है, तो फिर हम इंग्रेडिएंट सीधा बेच क्यों नहीं देते? एक सेकंड के लिए आइडिया सही लगता है, लेकिन रियो को सारा दोनों उसे एक साथ घूरते रहते हैं। तुमने अभी क्या कहा? सारा काल्मली समझाती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फार्मर्स और बाकी ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सिंपल सवाल पूछती है। वो कहती है, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन, रियो की सस्ती और बेटर क्वालिटी वाली सब्जियां और बाकी मार्केट की महंगी, तो तुम क्या चुनोगे? केन तुरंत ऑब्वियसली रियो वाली चुनता है। सारा कहती है कि बस यही तो प्रॉब्लम है, अगर रियो इंग्रेडिएंट्स बेचना शुरू कर दे तो पूरा मार्केट कोलैप्स हो सकता है। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं होगा, ये पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब कैन को बात समझ आती है। सारा आगे कहती है कि अगर ये स्किल अनकंट्रोल्ड यूज हुई तो पूरे देश में फार्मर की लिवहुड खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर रियो भी जोड़ता है कि मैं कभी अपनी स्किल का यूज इस तरह से नहीं करना चाहता जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। और यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि रियो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी बनना चाहता है। इसलिए रियो तय करता है कि हैमबर्गर अब उसकी स्किल पर डिपेंड किए बिना बनाए जाएंगे। अब कैन को पूरी बात फाइनली क्लियर हो जाती है। तभी रियो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं कुकिंग की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही कैन का चेहरा लिटरली खिल उठता है। वो बिना एक सेकंड गवाए कहता है कि यस, मैं पूरी मेहनत लगाऊंगा। रियो के लिए ये किसी बिग रिलीफ से कम नहीं था। टाइम स्किप 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उनका छोटा सा हैमबर्गर स्टॉल सुपर पॉपुलर बन चुका है। लंबी लंबी लाइंस लग गई हैं, लोग अपने टर्न का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैन की स्किल्स की वजह से अब वो जल्दी मल्टीपल बर्गर्स तैयार कर पा रहे हैं। रियो ये पहले भी देख चुका है, लेकिन फिर भी हर बार उसकी स्पीड देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है। दूसरी तरफ कैन अपने मास्टर से प्रेज सुनकर बहुत खुश होता है। उसे शायद ये एहसास भी नहीं है कि रियो खुद अंदर से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है, कि वो काम करते करते भी आराम से बात कर लेता है। तभी दोनों को एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। तो मेरा भांजा कैसा काम कर रहा है? वो होती है आंटी रोजा। कैन अपनी आंटी को देखते ही थोड़ा नर्वस हो जाता है। आंटी रोजा तुरंत उसे डांटते हुए कहती है कि अरे काम पर ध्यान दो, वापस लग जाओ। रियो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि सच कहूं तो कैन की स्किल कमाल की है और वो अब कंपनी के लिए एक की मेंबर बन चुका है। आंटी रोजा हंस पड़ती है। उन्हें लगता है कि रियो बस उन्हें खुश करने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन रियो तुरंत सीरियस होकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। खास तौर पर उसकी स्किल को करीब से देखने के बाद वो तो भाई मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। ये सुनकर आंटी रोजा के चेहरे पर रियल खुशी आ जाती है। फिर वो थोड़ा इमोशनल होकर बताती है कि कैन के पेरेंट्स एडवेंचर्स थे, उनके जाने के बाद से ही मैं ही उसकी गार्डियन हूँ। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि ऊपर से मैं उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट लगती हूँ, लेकिन अंदर से मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। अपने भांजे की बात करते करते आंटी रोज़ा खुद भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और इसी पल में स्टोरी सिर्फ बिजनेस या फिर सक्सेस की नहीं रहती, बल्कि बन जाती है रिलेशनशिप, ट्रस्ट और बिलोंगिंग की कहानी। आंटी रोजा थोड़ा संभल कर रियो से कहती है कि माफ करना, मैं इतनी देर से बस उसी के बारे में बोलती जा रही हूँ। रियो मुस्कुराकर जवाब देता है कि नहीं, मुझे आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है। यह सुनकर आंटी रोजा भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि सच कहूँ तो उसे काम करता देख मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर वो कैन को रियो के भरोसे छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते अपना रेगुलर ब्रेड ऑर्डर देना नहीं भूलती। अब सेम डे काफी देर के बाद आखिरकार क्राउड थोड़ा शांत होता है। तभी सारा वापस आती है और थोड़ी सी एक्साइटेड हो, थोड़ी सी जल्दी में गुड न्यूज़ कहती है। वो बताती है कि मैंने मर्चेंट गिल्ड में अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है और हमारी रीसेंट सेल्स ग्रोथ देखकर नताशा ने भी एग्री कर लिया है। ये सुनते ही रियो का चेहरा लिटरली चमक उठता है, लेकिन कैन पूरी तरह कंफ्यूज होता है। वो पूछता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? रियो मुस्कुराता है और फाइनली रिवील करता है कि हम सेटो कंपनी की अपनी शॉप खोलने जा रहे हैं। अब टाइम स्किप होता है 2 दिन बाद पर, जहां पे हम देखते हैं कि अब शुरू होती है सेटो कंपनी की पहली मैनेजमेंट मीटिंग। चारों अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं, रियो, सारा, कैन और नताशा।
मीटिंग का मेन एजेंडा नई शॉप खोलने की प्लानिंग, क्योंकि रियो और सारा गिल्ड की ओपिनियन भी सुनना चाहते हैं, इसलिए नताशा को भी इनवाइट किया गया है। सबसे पहले मीटिंग में सारा क्वेश्चन पूछती है, वो पूछती है कि तो तुम कैसी दुकान बनाना चाहते हो। अब हमारा हीरो रियो अपनी पूरी विजन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं एक ऐसी शॉप खोलना चाहता हूँ जो काफ़ी बड़ी हो, जहाँ लोग अंदर बैठकर आराम से खाना खा सकें। वो आगे कहता है कि अभी हमारा स्टॉल ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। और अगर शॉप छोटी हुई तो रेगुलर कस्टमर के लिए बार बार आना मुश्किल हो सकता है। इतना कहकर रियो सबकी राय पूछता है। सबसे पहले केन बोलता है कि मुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए, बहुत सारा खाना पकाने को मिले। शॉप कैसी होगी इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रियो मन ही मन में सोचता है कि एग्जैक्टली वही आंसर जो मुझे उम्मीद थी। आफ्टर ऑल वो एक शेफ़ है। अब सारा अपनी कंसर्न रखती है। वो कहती है कि ये हमारी पहली शॉप होगी तो हमें सेफ खेलना चाहिए। शायद एक छोटी शॉप जैसे टेक अवे टेक आउट मॉडल, कम से कम इससे स्पेस और क्राउड मैनेजमेंट आसान रहेगा। रियो मानता है कि हाँ ये प्रैक्टिकली आइडिया है, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अंदर बैठकर खाएं, क्योंकि मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूँ जब वो मेरा खाना एंजॉय करें। अब नताशा अपनी बात रखती है। वो कहती है कि अगर आप बड़ी शॉप खोलते हैं तो आपको ज़्यादा स्टाफ इस स्पेशली वेटर्स रखने पड़ेंगे, और इसका मतलब है हाई लेबर कॉस्ट। रूम में एक मोमेंट के लिए साइलेंस छा जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ सपने की नहीं है, रियल बिजनेस चैलेंज की हो रही है। अब नताशा की बात सुनकर रियो थोड़ा रुक जाता है। वेटर्स, उसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अनफेमिलियर लगता है। नताशा समझाती है कि वेटर्स वो लोग होते हैं जो कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और उन्हें खाना सर्व करते हैं। रियो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश होता है। एक मिनट, उसे एहसास होता है कि उसकी इमेजिन शॉप और बाकी सबकी सोच टोटली अलग है। अब रियो अपनी रियल विजन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जिस शॉप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वेटर्स नहीं होंगे, उसकी जगह एक कैशियर काउंटर होगा जहाँ कस्टमर खुद जाकर ऑर्डर देंगे और वही पेमेंट भी करेंगे। सारा तुरंत समझ जाती है, मतलब कस्टमर अपना खाना खुद लेकर जाएंगे। रियो मुस्कुराकर कहता है कि एग्जैक्टली। अब रियो को भी रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहां अभी तक फास्ट फूड रेस्टोरेंट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कुछ ना कुछ जैसे पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज और जैसे वो होते हैं ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट ये यहाँ इस दुनिया में लाने वाला है। और इसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मीटिंग आगे बढ़ती है। अब सारा का और नताशा दोनों को क्लियर हो जाता है कि वेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेबर कॉस्ट कम होगी, लेबर स्पेस मैनेज करना आसान होगा। नताशा खुद से बड़बड़ाती है कि ये कितना स्मार्ट सिस्टम है। वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती है। शॉप चलाने का ये स्टाइल सीरियसली अमेजिंग है। अब वो क्विकली कैलकुलेशन करती है। सेटअप कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अचानक नताशा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो रियो से कहती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने दीजिए। रियो तो वैसे भी ऐसा इंसान नहीं है जो हेल्प रिजेक्ट करे। वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है कि ऑफ कोर्स। अब नताशा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। वो कहती है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो आपकी शॉप के लिए परफेक्ट रहेगी, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? रियो बिना सोचे कहता है कि डेफिनेटली हम देखेंगे। अब नताशा सारा की तरफ मुड़कर कहती है कि उस जगह का रेंट होगा 40 लाख करोना और इंटीरियर रेनोवेशन का कॉस्ट अलग होगा। सारा शांति से जवाब देती है कि हमें पहले से इस रेंज की उम्मीद थी, यह हमारे बजट के अंदर ही है। अब आती है इंटीरियर की प्लानिंग। नताशा सुजेस्ट करती है कि इसके लिए आप डोरहोव ट्रेडिंग कंपनी को हायर कर सकते हैं। ये सोलोन की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड कंस्ट्रक्शंस कंपनी है और थर्ड रैंक मर्चेंट्स में आती है। फिर वो पूछती है कि क्या मैं आपकी उनसे मीटिंग अरेंज कर दूं? रियो फिर से तुरंत एग्री कर जाता है। बजट की बात पर सारा क्लियर करती है कि रेनोवेशन बजट 1,50,00,000 करोना रहेगा। नताशा सिर हिलाकर कहती है कि ठीक है, मैं ये मैसेज पहुंचा दूंगी। फिर वो उन्हें प्रॉपर्टी का लेआउट प्लान और की सौंप देती है। अब सब कुछ सेट हो चुका है। रियो कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब हमें खुद जाकर जगह देखनी चाहिए। थोड़े दिनों के बाद रिया, सारा और कैन तीनों उस प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं। सारा जगह देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी काफी बड़ी है। लेकिन रियो चारों तरफ देखकर मुस्कुराता है।
परफेक्ट। उसके दिमाग में ऑलरेडी इमेजिन होने लगता है कि यहाँ काउंटर होगा, यहाँ सीटिंग एरिया होगा और यहाँ किचन सेटअप, और यहीं से शुरू होती है उनके ड्रीम रेस्टोरेंट की असली शुरुआत। अब जैसे ही रियो उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है, अचानक पीछे से एक भारी कॉन्फिडेंट आवाज आती है, ये इमारत सच में शानदार है। तीनों मुड़कर देखते हैं, एक ठोस शरीर वाला घनी दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने खड़ा होता है। उसकी प्रेजेंस ही अलग लेवल की होती है। वो आगे बढ़कर कहता है कि मेरा नाम डोलोफ है, डोलोफ ट्रेडिंग कंपनी का ऑनर। उसके साथ एक शांत लेकिन प्रोफेशनल दिखने वाली लड़की होती है, और ये मेरी असिस्टेंट ओले है। रियो और सारा आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं। रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सैटो ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनते ही डोलोफ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है कि तो आखिरकार आज उस रियो से मुलाकात हो ही गई जिसके बारे में पूरी सिटी बात कर रही है। ये थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ क्या? डोलोफ हंसते हुए जवाब देता है कि अब तक तो तुम्हें इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था। सिर्फ 1 महीने में तुम्हारा सील बैरियर बन जाना हर जगह चर्चा का टॉपिक है। ये सुनते ही रियो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन अंदर से वो समझ जाता है कि ये सच में एक बड़ा सम्मान है। अगले ही पल डोलाफ का मूड स्विच होता है, स्ट्रेट टू बिजनेस। वो सीरियस टोन में कहता है कि मैंने सुना है इस प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी हर डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। रियो भी कॉन्फिडेंट होकर सिर हिलाता है। दोनों फिर से हाथ मिलाते हैं। अब 5 लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफिशियली शुरू होता है। डोलाफ पूछता है कि इस जगह का टोटल फ्लोर एरिया कितना है। ओले तुरंत जवाब देती है कि लगभग 200 स्क्वायर मीटर्स। कैन ये सुनकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। डोलाफ हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि ये सब ओले की स्किल की वजह से पॉसिबल है। मेजरमेंट उसके लिए बहुत आसान है। अब डिस्कशन लेआउट पर आता है। आपको किस तरह का सेटअप चाहिए? डोलाफ पूछता है। सारा डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट फ्लोर कुकिंग एरिया, फिर सर्विंग काउंटर, सेकेंड फ्लोर में ऑफिस स्पेस। डोलाफ ध्यान से सुनता है और फिर रियो की तरफ मुड़ता है। किचन के बारे में क्या प्लान है? वो ऑलरेडी इस बारे में सोच चुका होता है, स्टोव, स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन, बेसिक सेटअप। लेकिन तभी रियो कुछ अनएक्सेप्टेड बोलता है, हमें स्टोव या रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होगी। 1 सेकंड के लिए पूरी जगह पर साइलेंस छा जाता है। डोलाफ सच में चौंक जाता है, पर वो बोलता है कि क्या, अब ऐसा क्यों? रियो शांत जवाब में जवाब देता है कि मेरी स्किल की वजह से। और फिर वो उन्हें अपनी समन स्टॉल स्किल दिखाता है। हवा में हाथ बढ़ाता है और अचानक इंग्रेडिएंट्स प्रकट हो जाते हैं। ओले की आंखें फैल जाती हैं। कैन तो पहले ही जानता है, लेकिन फिर भी इम्प्रेस्ड है। सारा काल्मली ऑब्जर्व कर रही है, और डोलाफ वो बस एक चीज सोच रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट अब नॉर्मल नहीं रहा। रियो अपनी स्किल दिखाने के बाद उसी स्टॉल को धीरे धीरे फुल किचन फॉर्म में बदल देता है, और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, डेलोफ और ओले दोनों लिटरली स्टन रह जाते हैं। डेलोफ की आंखों में साफ डिसबिलीव होता है। ये भाई विश्वास करने के लायक नहीं है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपनी स्किल से पूरा किचन इक्विपमेंट क्रिएट कर सकते हो। रियो कामली सिर हिलाता है और आगे एक्सप्लेन करता है कि नीचे वाला हिस्सा एक तरह का मैजिक स्टोरेज है, जहां इंग्रेडिएंट्स सेफली स्टोर रहते हैं। ये सुनकर डेलोफ और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि आखिर क्यों लॉर्ड सैरडो रियो में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन रियो यही नहीं रुकता। वो कहता है कि मेरी कुछ और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हैं। फिर वो अपनी ड्राइंग निकालता है। मुझे चाहिए एक बड़ा ओवन, एक मीट ग्राइंडर और एक लार्ज फ्रायर, जो एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना तैयार कर सके। डेलोफ ड्राइंग को ध्यान से देखता है, कुछ सेकंड सोचता है, फिर कहता है कि हमने पहले ऐसी चीज कभी नहीं बनाई, लेकिन ये पॉसिबल लगता है। ये सुनते ही रियो का चेहरा खिल उठता है। वो तुरंत कहता है कि थैंक यू। अब बात आती है कस्टमर सीटिंग अरेंजमेंट की। डोलाफ पूछता है कि कितनी सीट्स का प्लान है। रियो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि फर्स्ट फ्लोर लगभग 120 सीट और सेकंड फ्लोर और 120 सीट, यानी कि 240 सीट। एक पल के लिए डेलोफ थोड़ा शॉक रह जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? लेकिन रियो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सीट और भी बढ़ा सकते हैं। कस्टमर्स की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी।
अब डोलेव थोड़ा सीरियस होकर रियूज के पास आता है और कहता है कि हमने एक एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है वो तैयार किया है, लेकिन वो थोड़ी देर रुकता है और कहता है कि ये आपके बजट से करीब 30 लाख करोड़ ज्यादा है। ये सुनते ही सारा के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। डेलोफ एस्टिमेट पकड़े हुए कहता है कि मिनिमम कॉस्ट लगभग 1 करोड़ 80 लाख करोड़ पड़ेगी। सारा तुरंत डॉक्यूमेंट्स लेकर चेक करने लगती है, मतलब टोटल कॉस्ट 2 करोड़ तक जा सकती है। डेलोफ सिर हिलाता है, वो कहता है कि हाँ ऑफिशियली स्टेटमेंट बाद में आएगा, लेकिन अप्रोक्स इतना ही रहेगा। ये सुनते ही सारा तुरंत रियो की तरफ मुड़ती है, कहती है कि मुझे प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में सीरियसनेस साफ दिख सुनाई देती है। रियो ये सब देखता है और अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी फील करता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से सारा पर एक्स्ट्रा लोड आ गया। रियो मन ही मन में थोड़ा डिसअपॉइंट फील करता है। वो सोचता है कि काश यार, काश मुझे अकाउंटिंग और बजट में भी उतना अच्छा मैं होता, लेकिन सारा हमेशा की तरह फुल कॉन्फिडेंस में है। वो तुरंत कहती है कि ये जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी, और फिर मुस्कुराकर जोड़ती है कि मैं इसी काम के लिए तो अपना गांव छोड़कर आई थी। उसकी आवाज़ में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। मैं इस प्लान को हर हाल में सक्सेसफुल बनाऊंगी। अब टाइम स्किप होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेलोफ ट्रेडिंग कंपनी से एक लेटर आता है। अब केन भी समझ जाता है कि ये क्वेश्चन होगा। वो तुरंत कहता है कि इसे सारा को दे दो जल्दी। सारा लेटर खोलती है और जैसे एक्सेप्टेड था टोटल कॉस्ट 2 करोड़ होती है। रियो पूछता है कि रिविजन्स कैसे चल रही है। सारा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि पिछले 3 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब बस फाइनल एडजस्टमेंट बाकी है। फिर वो सुजेस्ट करती है कि हमें मर्चेंट गिल्ड से बात करनी चाहिए। रियो उसे उसकी डेडिकेशन को देखकर जेन्युइनली थैंकफुल फील करता है। कल ही प्लान प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाती है, हमें लोन लेना पड़ेगा। हम ऑलरेडी अपनी फाइनेंशियल लिमिट तक पहुंच चुके हैं। रियो के मन में एक ही सवाल आता है कि क्या गिल्ड इतना बड़ा लोन अप्रूव करेगी, लेकिन वो ट्रस्ट करता है सारा पर, और सारा भी कॉन्फिडेंसली कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है मर्चेंट गिल्ड का, जहां रियो पूछता है कि तुम रेडी हो। सारा काल्मली कहती है कि हाँ सब तैयार है। दोनों अंदर जाते हैं, जहां नताशा पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। आज का एजेंडा क्लियर है, रिवाइज शो प्लान प्लस लोन डिस्कशन। मीटिंग रूम में बैठकर सारा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करती है। नताशा ध्यान से पेजेस पलटती है और बीच बीच में छोटे कमेंट्स भी देती है, लेकिन फिर उसकी नज़र रुक जाती है एक फिगर पर, लोन रिक्वेस्ट 2 करोड़ 50 लाख करोड़। उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है। वो शांति से कहती है कि प्लान तो क्लियर है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन पहला, लोन अमाउंट प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नहीं है? क्या आप एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते? सारा बिना हिचक के एक्सप्लेन करती है कि हमारे कुकिंग टूल्स कस्टम मेड है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम इस हिस्से में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नताशा सिर हिलाती है और दूसरा सवाल पूछती है, रीपेमेंट प्लान क्या है? सारा तुरंत डाटा सामने रखती है, सेल्स रिकॉर्ड, कस्टमर टर्नओवर रेट। वो कॉन्फिडेंशली एक्सप्लेन करती है कि इन नंबर्स के आधार पर हम इंटरेस्ट सहित लोन रिपे कर सकते हैं। नताशा ध्यान से सब ऑब्जर्व करती है। उसे क्लियरली दिखता है कि सारा कितनी डिटेल्स में काम करती है। हर कैलकुलेशन प्रिसाइज है, और सबसे इम्प्रेसिव मंथली रीपेमेंट प्लान भी रेडी है। नताशा जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पूछती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो कोलैटर क्या होगा? सारा तुरंत जवाब देती है कि इन काइंड रीपेमेंट, अगर कैश मुश्किल हुआ तो हम फूड प्रोडक्ट्स के जरिए रीपेमेंट करेंगे। रियो की स्किल से बनाए गए फूड आइटम्स जिन्हें लॉन्ग टर्म तक स्टोर भी किया जा सकता है। अब नताशा समझ जाती है कि यह सोल्यूशन यूनिक है और सिर्फ सैटो कंपनी ये दे सकती है। सारा आगे कहती है कि गिल्ड को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। नताशा इस पर एग्री करती है, और सबसे बड़ी बात, रियो एक सील बियरर है। फॉरेस्ट्री फैमिली इनडायरेक्ट बैकिंग में है, मतलब रिस्क बहुत कम है। अब फाइनल डिसीजन का मूवमेंट आता है। सारा पूछती है कि आपका क्या कहना है? कुछ सेकंड की साइलेंस के बाद नताशा कहती है कि मैं इस प्लान को अप्रूव करती हूँ और इसे जल्द से जल्द गिल्ड मास्टर तक भेज दूंगी। अब ये सुनते ही सारा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। नताशा मुस्कुरा करके जोड़ती है कि सील बेरर होने की वजह से
अप्रूव में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सील मीन्स यार इस बंदे के पास, हमारे एमसी के पास सील है, तो यानी कि इसके पीछे भाई बंदे बैक है, बड़ी बड़ी कंपनी की बैक है। तो इसमें भाई समझ रहे हो ना यार, हमारी पॉलिटिक्स में भी और हमारे आस पड़ोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके बोलते हैं ना कि अरे हमारा चाचा विधायक है, ये वो फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो ना भाई। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। अगर आपके पास बैकिंग अच्छी है तो आप अगर बैंक में जाओ या फिर किसी भी ऑफिस में या फिर किसी भी गवर्नमेंट इसमें, तो आपकी इज्जत होगी। अगर आप कॉमन मैन हो तो आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि भाई बाकियों को किया जाता है, समझ रहे हो ना। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है यहाँ पे से। रियो, सारा और केन तीनों डीपली थैंकफुल फील करते हैं। मीटिंग खत्म होती है और बाहर निकलते ही रियो तुरंत सारा से कहता है कि आज तूने सच में हमें बचा लिया यार। सारा मुस्कुराकर जवाब देती है कि सालों की मेहनत आखिर काम आ ही गई। अब रियो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी होंगी। फ्यूचर में स्टाफ बढ़ेगा और मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले वो कैन की तरफ देखता है। तुम हेड शेफ बनोगे और पूरे किचन स्टाफ को लीड करोगे। कैन बिना हेजिटेशन के आई एम रेडी कहता है। उसे पता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता। अब सारा की बारी। रियो कहता है कि आज से तुम ऑफिशियली सैटो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो। सारा एक पल के लिए शौक रह जाती है। मैं वाइस प्रेसिडेंट? फिर वो खुद को संभालती है और धीरे से कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूं तो मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और यही से एक स्मॉल स्टॉल, एक ग्रोइंग कंपनी और 3 लोगों की टीम अब बदलने लगती है एक बड़े सपने में। रियो सच में बहुत खुश था। अब सारा ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे सारा तेजी से अंदर आती है, हाथ में एक लेटर लिए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। रियो, गिल्ड से मैसेज आया है। रियो तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्या हुआ? सारा ऑलमोस्ट बोल पड़ती है कि लोन अप्रूव हो गया है। रियो लिटरली राहत की सांस लेता है, फाइनली। लेकिन स्टोरी यहीं इजी नहीं होने वाली थी। सारा उसे बाकी डिटेल्स दिखाती है, रेंट, लोन रीपेमेंट, टोटल मंथली बर्डन। रियो नंबर्स देखता है और उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती है। ये सिर्फ फूड स्टॉल इनकम से हैंडल करना इम्पॉसिबल लगता है। अब रियलिटी क्लियर थी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हैवी मंथली कॉस्ट और एक्स्ट्रा लेबर एक्सपेंस। रियो तुरंत कहता है कि हमें स्टाफ हायर करना पड़ेगा। फिर पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से कितने लोग चाहिए। सारा तुरंत कैलकुलेशन मोड में चली जाती है। एक कैशियर, एक क्लीनर, और अगर शिफ्ट में काम करना है तो कम से कम 8 लोग। अब कैन भी अपनी साइड से ऐड करता है कि किचन के लिए एटलीस्ट 4 कुक चाहिए। फ्राइंग और डिश वॉशिंग दोनों के लिए डेडिकेट्स लोग जरूरी होते हैं। अब टोटल काउंट 12 स्टाफ मेंबर। ये सुनकर सारा थोड़ी डाउन हो जाती है। वो कहती है कि काश कोई आसान तरीका होता। रियो कुछ देर सोचता है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश होता है। मर्चेंट गिल्ड का बुलेटिन बोर्ड। सारा की आंखें चमक उठती हैं। यस, जॉब पोस्टिंग। हालांकि पोस्टिंग फीस लगेगी लेकिन ज्यादा रीच, ज्यादा बंदे तक पहुंच पाएगी। ये वर्थ इट है। अब डिले का कोई सवाल ही नहीं। सारा तुरंत रिक्वायरमेंट पोस्टर बनाना शुरू कर देती है, लेकिन लिखते लिखते वो अचानक रुक जाती है। रियो पूछता है कि क्या हुआ। सारा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि दुकान का नाम क्या होगा। और बस पूरी टीम इस बात पर फ्रीज हो जाती है। उन्होंने नाम सोचा ही नहीं था। तभी कैन तुरंत बोल पड़ता है कि रियो बर्गर रख देते हैं। रियो हंस पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सेल्फ सेंटर नहीं हो जाएगा? फिर भी वो सीरियस होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस शहर के लोग मेरे खाने खा के मुस्कुराएं। तो हमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो यहाँ की सिटी के लोगों को अपनापन फील कराए। और फिर वो एक नाम सुजेस्ट करता है, सोलोन बर्गर। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगले सीन में मर्चेंट गिल्ड बुलेटिन बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। नई जॉब पोस्टिंग, सैटो ट्रेडिंग कंपनी। पोस्टर में लिखा है सोलोन बर्गर हायरिंग, सैलरी 2500 कोरोना मंथ, 4 कुक नीडेड, 8 स्टाफ मेंबर नीडेड, इंटरव्यू 10। इतनी भीड़ देखकर रियो के अंदर होप जागती है कि शायद हम सही टीम बना पाएंगे। अब बस इंटरव्यू डे का इंतजार। फाइनली इंटरव्यू डे आ जाता है और सलून बर्गर के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। रियो लिटरली शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे भाई इतने लोग। सारा भी इम्प्रेस्ड है कि रिस्पॉन्स अमेजिंग है।
रियो थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि क्या हमें इन्हीं में से चूज करना है। वो ध्यान से देखता है कि कुछ न्यू बंदे हैं, कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं और कुछ फेमिलियर फेसेस हैं। रियो के दिल में एक वार्म फील आती है, क्या मैं अब इस शहर का फेमिलियर फेस बन गया हूँ। ये थॉट उसे और हम्बल बना देता है। अब इंटरव्यू स्टार्ट होने लगता है और सारा पूछती है कि रेडी हो। कैन कहता है कि ऑल सेट है जी। सारा ठीक है, पहला एप्लीकेंट बुलाती हूँ। लेकिन तभी कैन थोड़ा हेजिटेट होकर कहता है कि रियो एक बात करनी है। रियो ध्यान से सुनता है। कैन धीरे से कहता है कि मेरी वाइफ भी आज इंटरव्यू देने आने वाली है। रियो और सारा दोनों शौक हो जाते हैं, तुम शादीशुदा हो। कैन शर्माते हुए कहता है कि हाँ, 3 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। लेकिन तुरंत वो सीरियस हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई यहाँ पे कोई नेपोटिज्म हो यार, कि शेफ की बीवी है तो इसे भाई इंटरव्यू पास कर दो। तो वो साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। रियो तुरंत क्लियर कर देता है कि सिलेक्शन सिर्फ एबिलिटी पर होगा, नो एक्सपेक्टेशंस। कैन राहत महसूस करता है कि थैंक यू। अब इंटरव्यू ऑफिशियली शुरू होता है। फर्स्ट एप्लीकेंट एलन, एक सीरियस लुकिंग आदमी अंदर आता है। रियो वेलकम करता है, फाइल देखता है और कस्टमर सर्विस पोजीशन देखता है। एलन बोलता है कि मेरे पास फिजिकल इंड्योरेंस स्किल है, मैं लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता हूँ। इम्प्रेसिव। लेकिन सारा तुरंत पूछती है कि ये स्किल भी एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। एलन कामली एक्सप्लेन करता है कि ये स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती, इसलिए कॉम्बैट के लिए आइडियल नहीं है, लेकिन सर्विस वर्क में ये परफेक्ट है। रियो इंटरनली नोट करता है कि ये यूजफुल स्टाफ होता है। इंटरव्यू रैप होता है और एलिन धन्यवाद कहकर चला जाता है। रियो सोचता है कि हर इंसान की स्किल अलग है, सिलेक्शन स्मार्ट तरीके से करना होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेंट आता है। रियो क्यूरियस होकर कहता है कि कहीं ये कैन की वाइफ तो नहीं। लेकिन दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक रेड हेयर्ड गर्ल, एक आई पैच, और एंट्री लेते ही ड्रामेटिकली अंदाज में कहता है कि मैं कोल्टर हूं, एक डीमन जो अंधकार से रेंगकर इस दुनिया में आई है। उधर के उस अजीब इंट्रोडक्शन के बाद पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। मतलब ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा इंट्रो सुनकर कोई भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। फिर वो दोबारा बोलती है कि इस बार बिल्कुल नॉर्मल टोन में, मेरा नाम कोथर है। रियो अपने चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि ओह, ये नॉर्मल भी बात कर सकती है। सारा आगे बढ़ती है कि और पूछती है कि तुमने कुक पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है ना। कौथर तुरंत ड्रामेटिक अंदाज में कहती है कि हाँ, मैं आई हूँ दुनिया को अपनी अल्टीमेट क्रिएशन देने, एक ऐसी डिश जिसमें मैंने अपनी पूरी सोल डाल दी है। और फिर से साइलेंस, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और फिर स्विच। सॉरी, मैं बस खाना बनाना चाहती हूँ। रियो अंदर ही अंदर इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये तो लिटरली चुनिबियो टाइप की है, मतलब ऐसे लोग जो खुद को थोड़ा फैंटेसिक करेक्टर समझते हैं। रियो इंटरव्यू कंटिन्यू करता है, तुमने यहाँ अप्लाई क्यों किया। कौथर फिर से स्मग फेस बनाती है और ये एक फॉरबिडन सीक्रेट है जिसे डार्कनेस की गवर्नेंस ने पब्लिक में रिवील करने से मना किया है। ये तुरंत समझ जाती है कि ज्यादा पूछना बेकार है। वो कामली कहती है कि ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। और बस काउंटर पैनिक मोड में, नहीं नहीं मैं बताती हूँ। इंस्टेंट नॉर्मल मोड ऑन। मैं बचपन से ही अपनी मॉम की कुकिंग में हेल्प करती आई हूँ, वहीं से मैंने कुकिंग सीखी। रियो के दिमाग में डार्कनेस गई छुट्टी पर। वो अगला सवाल पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। कौतर फिर से मोड स्विच करती है, धीरे से अपना आई पैच हटाती है और ड्रामेटिक टोन में कहती है कि मेरी लेफ्ट आई में एक एनिशेंट बीस्ट की पावर रिजाइड करती है, एब्सोल्यूट थर्मल प्रिस्पेक्शन। और फिर तुरंत नॉर्मल, मतलब मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर बता सकती हूँ। रियो, सारा, कैन तीनों एक दूसरे को देखते हैं, बिना बोले तीनों के दिमाग में एक ही बात होती है, थर्मल इमेजिन बेसिकली। लेकिन होनेस्टली कुकिंग के लिए स्किल ओपी है। परफेक्ट हीट कंट्रोल, परफेक्ट फ्राइंग, जीरो ओवर कुक, अंडर कुक। रियो थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। अब फाइनल सवाल वो करता है कि कोई लास्ट वर्ड्स। काउथर अपना गला साफ करती है। वो कहती है कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब हम सब इस दुनिया में कॉमरेड की तरह साथ काम करेंगे। फिर वो जल्दी से झुककर वो करती है, आई विल गिव माई बेस्ट। रियो के चेहरे पर वही प्रोफेशनल स्माइल परमानेंटली स्टक हो जाती है। वो बस इतना कहता है कि हम भी उसका इंतजार करेंगे, और कौथर बाहर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, रियो तुरंत बोल पड़ता है। उसकी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रोंग है, थोड़ा सरप्राइज भी, होनेस्टली भी, और अनएक्सेप्टेड भी था। सारा भी एग्री करती है। वो कहती है कि कुछ भी हो लेकिन ये इंटरेस्टिंग है।
और दूसरी तरफ कैन कैन तो पूरी तरह से पम्प्ड है। वो तो काफी एंटरटेनिंग थी। रियो हल्का सा हंसता है, इसमें आर्ग्यू नहीं कर सकता। ऑथर चाहे जितनी ड्रामेटिक हो, कोर में वो सीरियस है। पैशन क्लियरली दिखता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कंपेयर करके ही होगा। अब इंटरव्यू प्रोसेस आगे बढ़ता है, वन बाय वन सभी एप्लीकेंट्स। फाइनली सारा बोलती है कि नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेंट है। ये सुनते ही रियो के दिमाग में एक थॉट, रुको, हम अभी तक कैन की वाइफ से मिले ही नहीं, और अगर ये लास्ट है तो चांसेस बिल्कुल हाई हैं वो ये कि वो वही होगी। दरवाजा खुलता है और एक शॉर्ट हेयर लड़की अंदर आती है। मेरा नाम हाना है। रियो और सारा दोनों इंस्टेंटली शॉक्ड रह जाते हैं। रियो सीधा पूछता है कि क्या तुम केन की वाइफ हो? है ना, थोड़ी शाय हो जाती है, लगता है उन्होंने पहले ही बता दिया। फिर पोलाइटली थैंक यू, आप लोग कैन का ख्याल रख रहे हैं। वो आगे बताती है कि पहले आंट रोजा के इन में वो काम करती थी, कैन के साथ एक्सपीरियंस है। सारा कंफर्म करती है कि कस्टमर सर्विस पोजीशन है ना, कहती है कि हाँ। फिर कॉन्फिडेंटली ऐड करती है कि मेरे पास गेस्ट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है और मेरी स्किल मिलिट्री एडवाइजर, सिचुएशन एनालिसिस है। रेस्टोरेंट में भी मैं यूजफुल होंगी। अब सब थोड़ा क्यूरियस होकर सुनने लगते हैं। हैना एक्सप्लेन करती है कि मिलिट्री एडवाइजर स्किल आसपास के लोगों की कंडीशन समझ सकती हूँ। अगर 10 लोग या उससे कम तो मैं बता सकती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, जैसे सब कुछ मेरी हथेली पर साफ दिख रहा हो। सारा जेन्युइनली इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है कि ये तो अमेजिंग स्किल है, तुम मिलिट्री में भी अच्छा कर सकती थी। हैना कामली कहती है कि ऑफर मिला था, लेकिन वो कहती है कि कैन यहाँ है, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर रिस्पेक्ट प्लस लॉयल्टी वाइब्स ब्रो। भाई यार ऐसी बंदी है भाई, ऐसी ये तो वाइफ है भाई, बंदी कब मिलेगी भाई? नहीं मिलेगी, मिल नहीं सकती भाई। ऐसी लड़कियां भाई हमारी माएँ हैं, इससे आगे तो भाई आप खुद ही देख लो भाई, तबाही ही तबाही है भाई। सारा कन्वर्सेशन वापस इंटरव्यू पर लाती है। इनका काम ठीक चल रहा है? हैना कहती है कि हाँ, कैपेबल लोग हैं और आंट रोजा ने भी परमिशन दे दी है। वैसे भी हम फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होने का प्लानिंग कर रहे थे। रियो के लिए नो प्रॉब्लम है। इंटरव्यू रैप होता है और सारा थैंक यू फॉर योर टाइम कहती है। हैना थैंक यू कहती है और जाते जाते केन से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब कुछ दिन बाद का नहीं है, 1 या 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जब डिसीजन आ जाता है। रियो, सारा, केन तीनों बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किसे सिलेक्ट करना है। रियो पूछता है कि सारा तुम्हारी चॉइस। सारा तुरंत एलन और हैना को चूज करती है। ये दोनों शॉप को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे। रियो एग्री करता है, ऐसा खास करके हैना को। वो कैन के साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर पाएगी और ऐड करता है कि मैं चाहता हूं कि वो अपनी मिलिट्री एडवाइजर स्किल से टीम मैनेज करे, फ्लो स्मूथ रखे। सारा मुस्कुराती है, एग्जैक्टली यही मैं भी सोच रही थी। अब रियो अपनी चॉइस बताता है और आखिर में एक लास्ट स्लॉट बचता है। अब कैन थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं कोथर के साथ काम करना चाहता हूँ। अब सीन इंटरेस्टिंग होने वाला है, लॉजिक प्लस केओस। सारा थोड़ी हेजिटेट होती है, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, लेकिन कैन तुरंत बोल पड़ता है, ट्रस्ट मी, उसके साथ काम करना फन रहेगा। रियो भी उसे सपोर्ट करता है। होनेस्टली मुझे भी कोथर इंटरेस्टिंग लगी थी, और मन ही मन में वो सोचता है कि वो जितनी क्यूकरी दिखती है उससे भी कहीं ज़्यादा सीरियस है अंदर से, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैन फिर से स्ट्रांगली बोलता है कि हेड शेफ होने के नाते मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब जब हेड शेफ इतना कॉन्फिडेंट है, रियो प्लस सारा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और कोई लड़ाई झगड़ाई, वैसा समझ रहे हो ना, वैसा कोई सीन नहीं होता क्योंकि वो उसके डिपार्टमेंट के अंडर है। ऑथर सिलेक्टेड हो जाती है। अब टाइम है जॉब ऑफर लेटर भेजने का। कट टू सिटी सीन। कोई कौथर को आवाज लगाता है, अरे तुम्हारा नाम का लेटर आया है। कौथर अभी हाफ स्लीप मोड में होती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि कमर्शियल कंपनी का लेटर है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वेट, ये तो इंटरव्यू, और मैं एक्सेप्ट हो गई और फिर मैं पास हो गई। पूरे मोहल्ले में ही को तभी कोई चिल्लाता है, अरे सुबह सुबह इतना शोर मत करो कौथर। इंस्टेंट साइलेंस हो जाती है। कट टू न्यू स्टाफ इंट्रो डे पे। हैना, एलन और कौथर तीनों अपनी यूनिफॉर्म्स में खड़े हैं। सारा प्राउडली बताती है कि ये यूनिफॉर्म स्पेशली टेलर से बनवाई गई हैं। रियो खुश होता है कि यह परफेक्ट टाइमिंग है। अब रियो आगे बढ़ता है, वेलकम एवरीवन। सबसे पहले थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आज से आप लोग ऑफिशियली सलून बर्गर स्टाफ हैं। फिर वो अपना इंट्रो देता है कि मैं रियो सेटो ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट।
आज मैं आपको शॉप, वर्क सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक्सप्लेन करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और शॉप रिवील पे, जहां पहले एक खाली प्लॉट था, अब वहीं सैलोन बर्गर का ग्रैंड सेटअप है। रियो बताता है कि ये शॉप नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसी नहीं है, यहाँ कई यूनिक सिस्टम है जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। इतने में डेलोफ खुद को रोक नहीं पाता। कंस्ट्रक्शन होनेस्टली एग्जॉस्टिंग था। सब हल्का सा हंसते हैं। अब रियो उन्हें काउंटर की तरफ ले जाता है और कहता है कि यहाँ सर्विस स्टाफ ऑर्डर लेगा, है ना। थोड़ा पजल होती है, मतलब यहीं से पूरा ऑर्डर प्रोसेस होगा। रियो कहता है कि एग्जैक्टली, बाकी डिटेल्स में आगे तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वे सीटिंग एरिया देखते हैं, क्लीन लेआउट, ऑर्गेनाइज टेबल्स, कस्टमर फ्रेंडली सेटअप। फिर किचन टूर। रियो क्लियरली एक्साइटेड है कि ये हमारा किचन है। वो प्राउडली दिखाता है कि कस्टम मेड फ्रायर, न्यू इक्विपमेंट और ऑप्टिमाइज सेटअप, सब कुछ स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि फास्ट कुकिंग, हाई एफिशिएंसी और कंसिस्टेंट क्वालिटी। अब टीम को भी फील होने लगता है कि ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, ये एक नेक्स्ट लेवल सिस्टम है। और यहीं से शुरू होता है न्यू टीम, न्यू सिस्टम और न्यू ड्रीम। सैलून बर्गर ऑफिशियली रेडी टू राइज है भाई। अब सारे उपकरणों को देखते हुए रियो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। कुछ पार्ट्स लकड़ी के बने हुए हैं जो बाकी सेटअप से थोड़ा अलग दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल वाइब बिल्कुल एक जापानीज बर्गर शॉप जैसी फील दे रही है। बस उस जगह को देखकर ही उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस आ गया हूँ। डॉल होप जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन निकलने से पहले रुककर कहता है कि अगर इक्विपमेंट को लेकर कोई भी इशू हो, फील फ्री टू टेल मी। रियो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और थैंक्स कहता है। वो कहता है कि आपने सच में कमाल का काम किया है। टूर खत्म होते ही रियो तुरंत लीडर मोड में आ जाता है। वो कहता है कि ऑलरेडी गाइज, अब असली काम शुरू करते हैं, वर्क फ्लो। वो क्लियरली रूल्स असाइन करता है। सारा सर्विस टीम लीड, कैन, किचन कोऑर्डिनेशन, सब लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब शुरू होता है प्रैक्टिकल डेमो। स्टेप 1, कस्टमर काउंटर पर ऑर्डर देगा। स्टेप 2, ऑर्डर स्लिप, नंबर टैग किचन को जाएगा। स्टेप 3, सेम नंबर टैग कस्टमर को मिलेगा। स्टेप 4, ऑर्डर रेडी, सेम नंबर वाले कस्टमर को सर्व। एक स्टाफ मेंबर इंप्रेस होकर बोलता है कि ये तो काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है। रियो हल्का हंसता है और कहता है कि हाँ, बट शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, सो जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा। तभी पीछे से सिजलिंग की आवाज़ आती है। रियो तुरंत समझ जाता है कि किचन ऑलरेडी इन एक्शन है। कैन काउथर ओ को बर्गर प्रिपरेशन सिखा रहा होता है। काउथर की आंखें लिटरली चमक रही होती हैं। ये टेक्निक डार्क रिलम के लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते। कैन तुरंत बोल पड़ता है कि बस ड्रामा कम और टाइमिंग सही रखो। रियो दूर से खड़े होकर मुस्कुरा देता है। लुक लाइक किचन साइड सॉर्टेड। डेमो खत्म होने के बाद रियो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग 2 से 3 लोगों की टीम में काम करो। ओपनिंग से पहले बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, टीम वर्क ही सब कुछ है। अब आता है ड्राई रन। चलो प्रैक्टिस करते हैं। रियल ऑर्डर सिमुलेशन, है ना। काउंटर संभालती है। रियो कैजुअली बोलता है कि 1 ट्राया बर्गर सेट। हाना तुरंत लिखती है प्राइस 800 करो ना। फिर अनाउंस करती है कि ऑर्डर नंबर 11 ट्राइटा सेट। काउंटर इंस्टेंटली मोड में आ जाती है और इस बर्गर को हेल फायर में क्रिस्प किया जाएगा। कैन तुरंत चिल्लाता है कि हेल फायर नहीं, नॉर्मल फायर बर्न मत करना। सब हल्का हंस देते हैं। अब कुछ ही देर में कैन डिश फिनिश करता है। ऑर्डर 11 रेडी। हाना का पूरा फोकस शिफ्ट होकर केन पर चला जाता है। वाओ, यू आर अमेजिंग। रियो तुरंत टोक देता है। वो कहता है कि फोकस प्लीज, कस्टमर वेटिंग। अब अगला टर्न। कैन कहता है कि एलन ट्राई करेगा। एलन कॉन्फिडेंसली सर्व करता है, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी क्रीपी होती है। रियो धीरे से कहता है कि स्माइल थोड़ा फ्रेंडली रखो, हॉरर नहीं। तभी एक स्टाफ पूछता है कि सर, फूड वेस्ट का क्या होगा। रियो तुरंत जवाब देता है कि कस्टमर खुद अपनी ट्रे को वेस्टबिन में डालेंगे, यानी कि डस्टबिन में डालेंगे। सारा इंप्रेस्ड होकर पूछती है कि ये सिस्टम काफी एफिशिएंट है और स्टाफ ओवर वर्कलोड कम रहेगा। हाना भी नोट करती है कि ये शॉप बाकी रेस्टोरेंट से पूरी तरह अलग ऑपरेट करती है। अंत में रियो सबको देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब कोऑपरेट करो, इस सिस्टम को मास्टर कर लो, क्योंकि ओपनिंग डे पर तुम सब पर भरोसा कर रहा हूं। पूरा स्टाफ एक साथ शाउट करता है कि यस। उस एक्साइटमेंट के बीच रियो एक पल के लिए चुप हो जाता है।
चारों तरफ अपनी टीम को देखता है और मन ही मन में सोचता है कि हम सच में यहाँ तक पहुंच गए। अब दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इनका रेस्टोरेंट कैसा चलेगा, इसकी ओपनिंग कैसी रहेगी और कितने कस्टमर इनके पास आएंगे और क्या रिस्पॉन्स रहेगा पब्लिक का। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, वो भी 1.5 या 2 घंटे का होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर ये पसंद आती है तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड डालूंगा आपके लाइक्स और कमेंट देख के। तब तक मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट या फिर अगली किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।